आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर। और ये कितनी ज़्यादा पावरफुल और स्कोरिंग वीडियो होने वाली है, ये आइडिया तो आपको पिछला एग्जाम देके पता लग ही गया होगा। तो चलिए इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मार्केटिंग किसे कहते हैं। मार्केटिंग के बारे में सारी बातें करेंगे और उसके बाद ये जानेंगे मार्केटिंग सेलिंग से कैसे डिफरेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म मार्केटिंग को समझते हैं। देखो, कस्टमर की नीड को पहचानना और उनके लिए फिर प्रोडक्ट बना देना, फिर उसका एक प्राइस सेट कर देना, फिर उसको प्रमोट करना मार्केट में, उसकी एडवर्टीजमेंट चलाना, फिर उसको सेल कर देना, फिर उसके बाद कस्टमर को सेटिस्फाई कर देना। बस इसी प्रोसेस को हम मार्केटिंग कहते हैं। नहीं समझ में आया ना? देखो, दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। अब लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो कंपनी ने सोचा चलो कुछ ऐसी मशीन बनाते हैं जो धूल को, जर्म्स को, सबको क्लीन कर दे। तो कंपनी को ये आइडिया आया, चलो एयर प्यूरिफायर बनाते हैं। तो यहीं पर कंपनी ने कंज्यूमर की नीड को असरटेन कर लिया कि कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो क्या रही थी। फिर उसके बाद उसी आइडिया पर उन्होंने एक प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलप कर दी। मतलब अब कंपनी ने सोच लिया चलो ऐसी मशीन बनाते हैं जिससे एयर जो है वो क्लीन हो जाए, तो उन्होंने बना दिया एयर प्यूरिफायर। फिर उसके बाद उस एयर प्यूरिफायर को मूव करने की जिम्मेदारी आती है कंपनी की। अब कंपनी क्या करेगी? प्रमोशन करवाएगी, एडवर्टीजमेंट देगी, टीवी पर ऐड चलवाएगी, यूट्यूब पर ऐड चलवाएगी, चाइल्ड सेफ्टी गारंटेड लिख कर पैम्पलेट बंटवाएगी, ऐसे बहुत सारी वो चीज़ें करेगी, जिसके बाद कंज्यूमर तक फाइनल प्रोडक्ट पहुंचाया जाएगा। ठीक है, अमेजन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू, स्टोर्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स के थ्रू फाइनल कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा दिया जाएगा और कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। कंज्यूमर की क्या नीड थी कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, अब उसकी स्पेसिफिक नीड एंड वांट को पूरा कर दिया जाएगा। और पता है आपको, मार्केटिंग ना सिर्फ कंज्यूमर को खुश करने के लिए नहीं की जाती, कंपनी को अपना प्रॉफिट भी देखना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट पर भी जोर दिया गया है। उसके बाद ये मार्केटिंग प्रोसेस ये भी इंश्योर करता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करे, चाहे मनी, मटेरियल, वर्कर, टाइम, सबका बेस्ट यूज़ करे। बस इसी प्रोसेस को हम मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग क्या है? मार्केट में जाके सबसे पहले रिसर्च करना, ठीक है, फिर उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट बनाना, फिर उसको प्रमोट करना, उसको सेल करना और फिर कस्टमर को एंड में सेटिस्फाई कर देना। मार्केटिंग का मेन गोल सेटिस्फेक्शन होता है। कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन चाहिए, कंज्यूमर हैप्पी होना चाहिए। बस उसी प्रोसेस को हमने बोल दिया मार्केटिंग। ठीक है, समझ में आया? मार्केटिंग में ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, एक लंबा सा प्रोसेस होता है। अब इसके फीचर के बारे में बात करते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बार बार हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, मार्केट में देखना पड़ेगा कि कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ या नहीं। फिर उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे, ठीक है, प्रमोशन करने पड़ेंगे, बार बार सेल करनी पड़ेगी। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसमें मार्केटिंग का जो मेन गोल होता है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है। कस्टमर खुश होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट में उसे कुछ चीज़ पसंद नहीं आती तो प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जाता है। तो ये सेटिस्फेक्शन वाला प्रोसेस है। ये ना एक्सचेंज मैकेनिज्म है। एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब कि कंपनी क्या करेगी? प्रोडक्ट देगी और बदले में पैसे लेगी। यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, कस्टमर पैसे दे रहा है, कंपनी प्रोडक्ट दे रही है। ठीक है, क्रिएट मार्केट ऑफरिंग का मतलब होता है कस्टमर की नीड को समझते हुए प्रोडक्ट के अलग अलग साइजेस, कलर, शेप, क्वालिटी मार्केट में ऑफर करना, ताकि कस्टमर जो है ना वो हैप्पी हो सके, सेटिस्फाई हो सके। उनके लिए एक छोटा पैकेट बना देना ताकि कम प्राइस में दिया जा सके, फिर बड़ा पैकेट बना देना, लोगों की ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, उसे ही कहते हैं मार्केट ऑफरिंग। फिर आता है मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग के अंदर मार्केट रिसर्च भी इन्वॉल्व होती है। कस्टमर के डेटा को समझा जाता है, कस्टमर को चाहिए क्या, उसकी नीड क्या है, अच्छी खासी रिसर्च की जाती है, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, उसे बोलते हैं मार्केट रिसर्च। फिर बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। अब देखो, मार्केटिंग करता है मार्केटर, ठीक है, रिसर्च करता है, प्रोडक्ट बनाता है, सेटिस्फाई करता है। तो इससे जब कस्टमर खुश होगा तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, और जब सेल्स बढ़ती है तो आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। अगर आपने प्रॉपर एडवर्टीजमेंट दिया है, प्रमोशन दिया है, डिस्काउंट ऑफर करे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट करता है ना बिग बिलियन डेज, ये सब किए हैं, तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स से आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। और इन्हीं सब चीज़ों से आपकी ब्रांड अवेयरनेस भी फैलेगी। लोगों के दिमाग में बैठेगा ये ब्रांड है, जिसका ये प्रोडक्ट है, उनके दिमाग में छप जाएगा और ब्रांड के साथ वो अवेयर हो पाएंगे। नेक्स्ट फ़ायदा होता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का। मतलब जब हम प्रॉपर एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो हम हमारे कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, अपने प्रोडक्ट की आइडेंटिटी मार्केट में क्रिएट कर पाते हैं, उसकी यूनिकनेस को दिखा पाते हैं, जिससे हमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है। ठीक है, फिर हमारे प्रोडक्ट पे लोग शिफ्ट होते हैं हमारा कॉम्पिटिटर छोड़ के। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंजप्शन भी इम्प्रूव होता है। जब प्रॉपर एडवर्टीजमेंट दिया है, प्रमोशन दिया है, तो सेल्स बढ़ती है, सेल्स बढ़ेगी, लोग जानेंगे, नए नए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो जिससे
लेवल ऑफ कंजप्शन इंप्रूव होगा, कस्टमर इंगेज करते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू उन्हें नॉलेज मिलती है, एजुकेट हो पाते हैं नए प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे उसका यूज़ करना है, क्या उसके फ़ायदे हैं, तो फिर वो हमारी ब्रांड के साथ इंगेज कर पाते हैं। ठीक है, हमारे गोल भी मार्केटिंग से पूरे होते हैं, जैसे कंपनी के जो भी गोल हैं कि उसे इतनी सेल करनी है या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ तक ले जाना है। ठीक है, जब ज़्यादा रेवेन्यू होगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग ज़्यादा इंगेज होंगे, तो हमारी कंपनी के गोल तो अचीव होंगे ही ना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमी की डेवलपमेंट करना, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अब भाई मार्केटिंग वाली जॉब में एक मार्केटर होना चाहिए जो रिसर्च करेगा। ठीक है, फिर सेल पर्सन होने चाहिए जो सेल करने वाले हैं, प्रमोशन करने के लिए पर्सन होने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पाती है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल पाता है, प्रोडक्शन बढ़ पाता है, जिससे हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है। तो यही सारे फायदे होते हैं किसके, मार्केटिंग के। अब बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। तो सेलिंग समझ में आ गया, सेलिंग किसे कहते हैं, प्रोडक्ट को सेल करना, प्रोडक्ट बनाओ और बेचो। सेलिंग एक छोटा सा पार्ट है मार्केटिंग का। मार्केटिंग बहुत बड़ी है, मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, प्रमोशन करने पड़ते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, सेल करनी पड़ती है। तो बस वही छोटा सा सेलिंग का जो पार्ट है ना, वो मार्केटिंग के अंदर आता है। और मार्केटिंग बहुत ह्यूज कॉन्सेप्ट है, तो दोनों में दोनों की मीनिंग लिख देना है, फिर बताना है इसका नेचर क्या है। सेल ओरिएंटेड है, ये सेल्स पर फोकस करता है, और ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है, कस्टमर को खुश करो, सेटिस्फाई करो, प्रॉफिट अपने आप बनेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जनरेट करने के बारे में ये सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी बताया कि इसका फोकस कहाँ पर रहता है, सेलिंग प्रोडक्ट को सेल करो, कैसे भी करके सेल करो, और यहाँ पे कस्टमर की नीड्स को, वांट को सेटिस्फाई करो। यहाँ पे ना शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग मतलब आज का टारगेट पूरा होना चाहिए, आज की सेल पूरी होनी चाहिए, कल की सेल पूरी होनी चाहिए, नेक्स्ट महीने की सेल पूरी होनी चाहिए, इतने इतने टारगेट है, इतने इतने अचीव करने हैं। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ एक लंबे टर्म की प्लानिंग करी जा रही है। इसमें हम ना ब्रांड इमेज को बेटर कर रहे हैं कस्टमर के माइंड में। ठीक है, फ्यूचर कस्टमर जोड़ रहे हैं, उनकी नीड को पूरा करके, उनको सेटिस्फाई करके। जब उनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे ना, तो वो हमारे फ्यूचर कस्टमर बन पाएंगे। तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे होता है पुश स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी का मतलब जो सेलिंग है वो पुश स्ट्रैटेजी पर बेस्ड होती है। यहाँ पे प्रोडक्ट को धक्का लगाया जाता है, कस्टमर पर थोपा जाता है, बहुत सारे ऑफर्स के थ्रू डिस्काउंट दिए जाते हैं, फोर्सफुली सेल स्टॉक की जाती है, कन्विंस किया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट लो। ठीक है, ये पुल स्ट्रैटेजी होती है। यहाँ पे कस्टमर खुद खींचा चला आता है, हम उसको इस तरीके से खुश कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, उनकी नीड को पूरा कर देंगे। जैसे कि हमने एयर प्यूरीफायर बनाया था, वो उनकी नीड्स को पूरा कर रहा था, तो कस्टमर खुद हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, हमारे प्रोडक्ट की तरफ आएगा। उसे बोलते हैं पुल स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है, प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। इसमें बस फोकस दिया जाता है कि बनाओ और बेचो, बनाओ और बेचो, बनाओ और बेचो। ये एक सेटिस्फाइंग प्रोसेस है। यहाँ पर लोगों को सेटिस्फाई किया जाता है, वो खुश होने चाहिए। अगर उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो। यहाँ पे जो मोटिव होता है वो हाई सेल का होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल होनी चाहिए, जितना से जितना हो सके उतनी सेल हो। लेकिन यहाँ पर मोटिव होता है कि ब्रांड की इमेज बननी चाहिए कस्टमर के माइंड में, ब्रांड के बारे में उसको याद रहना चाहिए, ब्रांड के लिए वो अवेयर होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक सेल पर्सन ने कस्टमर को प्रोडक्ट बेच दिया, और मार्केटिंग का एग्जाम्पल हो गया मार्केट रिसर्च और एडवर्टाइजिंग। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, चैप्टर नंबर 1 पूरा ही करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इवोल्यूशन पूछा जा सकता है, मार्केटिंग मिक्स पूछा जा सकता है, मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में पूछा जा सकता है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी बुक का चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल मत छोड़ा करो, हर बुक का चैप्टर नंबर 1 पूरा किया करो, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के लिए मेरी यही राय है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो कि कहता है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट किसे कहते हैं उसे समझाओ, और साथ में मार्केटिंग एनवायरनमेंट की कंपोनेंट को समझाओ, जो कि है मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट के 2 पार्ट होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, उसके कंपोनेंट है, उन्हें ही समझाना है। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट का मतलब हमारे आसपास की चीज़ें, वही तो हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब बिजनेस के आसपास की चीज़ें, मार्केटिंग के आसपास की चीज़ें। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे फोर्सेस, कुछ ऐसे फैक्टर जो बिजनेस के डिसीजन को और बिजनेस की एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट डालते हैं, उन्हीं फोर्सेस और उन्हीं फैक्टर को हम बोलते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब ये फैक्टर और फोर्सेस पॉजिटिव वे में भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं और नेगेटिव वे में भी। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब वो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर और फोर्सेस जो कंपनी के डिसीजन को इम्पैक्ट डालते हैं, और कभी कभी ये आउट ऑफ कंट्रोल भी होते हैं।
एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कॉम्पिटिटर था, कॉम्पिटिटर ने अपना प्राइस में चेंज कर दिया, उसने अपने प्रोडक्ट का प्राइस गिरा दिया, तो हमारे जो कंज्यूमर्स थे, हमारे जो कस्टमर थे, वो इस पर चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे हमारे खुद के डिसीजन, हमारे खुद के बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि डिमांड कम हो जाएगी हमारे प्रोडक्ट की। तो एक बाहर से ऐसी फोर्स आई, एक ऐसी एक्सटर्नल फोर्स आई जिसने हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर दिया, हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डाल दिया। बस उसी फोर्सेस और फैक्टर्स को हम बोलते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। अब दो तरीके का होता है, माइक्रो और मैक्रो। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली बिजनेस पर इम्पैक्ट डाल रही हैं, अंदर के जो फैक्टर है, अंदर की जो फोर्सेज है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज़ें चल रही है, अंदर मतलब एम्प्लॉयज़ हो गए, उसके खुद के सप्लायर्स हो गए, खुद के कस्टमर्स हो गए, वो जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं उसे बोलते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। और जो बाहरी फोर्सेज आती हैं जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, उसको बोलते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। ये हमारे कंट्रोल में होती हैं और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर आ गया हमारे जितने भी सप्लायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, और जो कॉम्पिटिटर है ना, कॉम्पिटिटर इसका पार्ट है मैक्रो का, ठीक है। वो एक एक्सटर्नल फोर्स है जो बाहर से लग रही है, ठीक है। और इसके अंदर आ गया हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो अब माइक्रो मतलब बिजनेस के अंदर की चीज़ें और अंदर की फोर्सेस और अंदर के फैक्टर्स, और मैक्रो मतलब बाहर के फैक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। अंदर की जो चीज़ें हैं, ह्यूमन रिसोर्स है। सपोज कि एक लीडर था जो टीम को बहुत अच्छे से चला रहा था, गाइड कर रहा था, उनसे काम करवा रहा था, वो छोड़कर चला गया। तो ऐसे में बिजनेस इंपैक्ट होगा या नहीं होगा? टीम अच्छे से काम ही ना करे, क्या पता अपने गोल्स को पूरा ही ना कर पाए, टारगेट को सेट ही ना कर पाए, ठीक है। सप्लायर्स था, ठीक है, सप्लायर की डेथ हो जाती है अचानक, जहाँ से माल आना था कल ही, रॉ मटेरियल आना था जिससे हमारे प्रोडक्ट बनता, प्रोडक्शन होता, अब वो मर गया, अब वो कैसे होगा? तो ये भी इम्पैक्ट डाल रहा है। इंटरमीडिएटरीज मतलब कि जो हमारे होलसेलर हैं, रिटेलर है, उनको ना ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए था, उन्होंने बोल दिया कि हमें डिस्काउंट चाहिए, पैसा चाहिए भर के। कंपनी ने मना कर दिया कि हमारा इतना मुनाफा नहीं हो रहा, तो वो दूसरी कंपनी की ओर चले गए, दूसरी कंपनी पर शिफ्ट हो गए। इससे हमारा बिजनेस इम्पैक्ट हुआ ना। अब कस्टमर की इनकम बदल गई, उसका टेस्ट बदल गया। जो पहले हमारा प्रोडक्ट खरीदता था, वो क्या हो सकता है उसकी इनकम के बदलने से, क्योंकि वो मिडिल क्लास से अपर क्लास वाला हो गया, तो वो लग्जरियस प्रोडक्ट खरीदे, हमारा प्रोडक्ट ही ना खरीदे। बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आता है हमारा मैक्रो में समझाती हूँ सबसे पहले फिजिकल इन्वायरमेंट को। फिजिकल मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल कंडीशन है, नेचुरल फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, पोल्यूशन हो गया, वेदर हो गया। इसकी वजह से बिजनेस में जो चेंज आ रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा वाला एरिया था, शिमला था, मनाली था, तो वहाँ पर अपने आप ठंडी वाले कपड़ों की मांग बढ़ेगी। तो हमारा बिजनेस था ठंडी वाले कपड़ों का, तो ऐसे में ठंड की वजह से कपड़ों की मांग बढ़ गई, फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से। जैसे दिल्ली में एयर प्योरीफायर की मांग बढ़ गई। फिर आता है टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, बहुत हैवी मशीनें आ गई, जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी के बदलने से बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है। फिर आ गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जितनी भी इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म्स होती है ना, इन्फ्लेशन, जीडीपी, ये सब चीज़ें आती हैं। अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो ऐसे में लोगों ने हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम कर दी, तो ये भी इम्पैक्ट डाला। डेमोग्राफिक में उनकी एज, इनकम, एजुकेशन आती है, ठीक है। हो सकता है कि वो यूथ है, ठीक है, 18 से 35 की उम्र वाला है, तो ऐसे में वो फैशन की डिमांड ज़्यादा करे, फैशन वाले प्रोडक्ट उसे ज़्यादा पसंद हो, मोबाइल की डिमांड ज़्यादा करे, ठीक है। अगर वो बच्चा है तो चॉकलेट की डिमांड करेगा, अगर वो बड़ा है तो कुछ हेल्दी फूड वगैरह की डिमांड करेगा। तो ये भी डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट भी इम्पैक्ट डालता है बिजनेस के ऊपर। अब बात करते हैं सोशियो कल्चर के बारे में। सोशियो कल्चर का मतलब जो हमारे कल्चर से, लाइफस्टाइल से, हमारी प्रेफरेंस से, हमारे बाइंग बिहेवियर से रिलेट करते हैं फैक्टर, वो आते हैं इस वाले एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब हम बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खा रहे थे, अब हमें होश आया कि हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो गई है। तो ऐसे में अगर ब्रांड का प्रोडक्ट शुगर फ्री प्रोडक्ट होगा, ऑर्गेनिक फूड होगा, तो उनकी मांग बढ़ जाएगी। उनके कल्चर के हिसाब से प्रोडक्ट की मांग बदलती है, ठीक है। बिजनेस की चीज़ों पर इम्पैक्ट आता है। अब बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन किसे कहते हैं, टारगेटिंग किसे कहते हैं, और किस बेसिस पर मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है, और उसके बाद मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज किसे बोलते हैं, इन सब को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन की। देखो, हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। अब सबके लिए एक प्रोडक्ट बेस्ट नहीं होता, ठीक है। इसलिए पूरी मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना पड़ता है। उनकी नीड के बेसिस पर, एज, इनकम, लोकेशन, लाइफस्टाइल के बेसिस पर हमें पूरी मार्केट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होता है। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है शूज़, ठीक है, हम शूज़ का बिजनेस खोलना चाहते हैं, लेकिन शूज़ की मार्केट बहुत बड़ी है। शूज़ की मार्केट में स्कूल वाले बच्चे भी आते हैं, ठीक है, जिनको स्कूल शूज़ चाहिए होता है। फिर स्पोर्ट्स शूज़ भी चाहिए होता है प्लेयर्स को, ऑफिस शूज़ चाहिए होते हैं ऑफिस एम्प्लॉयज़ को, फैशन वाले शूज़ चाहिए होते हैं हमारी यंग यूथ को। तो इन सब के बेसिस पर, उनकी नीड को देखते हुए, हमने पूरी मार्केट को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये है बच्चे वाले, ये हैं प्लेयर्स, और ये है हमारे ऑफिस वाले एम्प्लॉयज़, ठीक है। इसी
पूरी मार्केट को छोटे-छोटे ग्रुप में डिवाइड करने को हमने बोल दिया मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है? अब इसी में से सेगमेंटेशन में से जो हमने सेगमेंटेशन करी है, ठीक है? पूरी मार्केट को जो तोड़ा है छोटे-छोटे ग्रुप में, उन ग्रुप में से एक ग्रुप को जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट है, प्रॉफ़िटेबल सेगमेंट को चूज़ करना अपने बिज़नेस को करने के लिए, हमने देख लिया भाई प्लेयर्स जो है ना, प्लेयर्स के शूज़ बेचने में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट है, उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर हम बेच सकते हैं। तो उसी सेगमेंट को टारगेट करना कि यही हमारे कंज़्यूमर होंगे, यही हमारी टारगेट ऑडियंस होगी, इसी को हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, उसे ही बोलते हैं मार्केट टारगेटिंग, ठीक है? मतलब कि सेगमेंटेशन में से एक स्पेसिफिक पोटेंशियल कस्टमर का ग्रुप उठा लेना जिसके लिए हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उसे बोलते हैं मार्केट टारगेटिंग, ठीक है? सेलर ने क्या किया, मार्केट को डिवाइड किया अलग अलग सेगमेंट में से, और सेगमेंट में से फिर एक सेगमेंट को जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है उसको चूज कर लिया, उसके लिए प्रोडक्ट डेवलप किए, उसे बोल दिया मार्केट टारगेटिंग। मतलब कि एक बिजनेस ने डिसाइड कर लिया कि उसकी प्रॉफिटेबल सेगमेंट होने वाली है स्पोर्ट्स शूज, जहां पर वो स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ, लाइट वेट के साथ, स्वेट फ्री शूज बनाएगी और हाई प्रॉफिट सेट करके बेचेगी और प्रॉफिट कमाएगी। अब क्वेश्चन में पूछे थे डिफरेंस, ठीक है? जब हम पूरी मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करते हैं उसे सेगमेंटेशन बोलते हैं। उसी सेगमेंट में से एक ग्रुप को जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है हमें, उसको टारगेट करना है, उसे ही बोलते हैं मार्केट टारगेटिंग। फिर इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे स्कूल के बच्चों को, स्पोर्ट्स शूज़ वालों को, ऑफिस शूज़ वालों को। इसमें हम एक कस्टमर ग्रुप को सर्व कर रहे होते हैं। हमारा सर्व किसको करना था? अब हम स्पोर्ट्स प्लेयर वाले शूज़ सर्व करने वाले हैं स्पोर्ट प्लेयर को, ठीक है? यहाँ पर हम कस्टमर को क्लासीफाई कर रहे होते हैं और यहाँ पर हम एक को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ये हो गया डिफरेंस। अब बात करते हैं आखिर किस बेसिस पर मार्केट को डिवाइड किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। आपको तो पता है ना, इस डिवीजन से हमें यह पता लग जाएगा कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट कंज्यूमर होने वाला है, हमारे बिजनेस को कौन ज़्यादा खरीदने वाला है। तो इसी हमारे कंज्यूमर को फाइंड करने के लिए हमें मार्केट को डिवाइड करना पड़ता है, ताकि हमारे बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट कंज्यूमर तक जा सके। तो मार्केट को सबसे पहले दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, कंज्यूमर मार्केट और एक होता है इंडस्ट्रियल मार्केट। कंज्यूमर मार्केट का मतलब होता है वो कॉमन लोग जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, वो आगे रीसेल नहीं करने वाले। तो सबसे पहले हमने इस बेसिस पे बांट दिया। अब कंज्यूमर मार्केट में भी डिवीजन किया गया है। एक होता है ज्योग्राफी के बेसिस पर, मतलब कि लोकेशन के बेसिस पर, वो रहते कहाँ पर है, उनकी कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, सिटी रूरल है अर्बन है, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हमने डिवीजन किया है, ताकि अगर वो शिमला मनाली दिल्ली में रहते हो तो उनके लिए वुलन जैकेट बेस्ट होने वाली है। अगर हमें कॉटन का कपड़ा सेल करना है तो ऐसे में राजस्थान गुजरात में रहने वाले लोगों को हमें टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है? फिर आता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कस्टमर की पर्सनल डिटेल, उनकी एज क्या है, उनका सेक्स मतलब कि फीमेल है या मेल है, उनकी इनकम क्या है, इस बेसिस पर हम जब डिवाइड करते हैं ना उसे बोलते हैं डेमोग्राफिक, ठीक है? अगर वो एज के हिसाब से करें, अगर वो बच्चे हैं तो उनके लिए टॉयज, ठीक है? यूथ है तो मोबाइल, ओल्ड एज वालों के लिए हेल्थ प्रोडक्ट, अगर वो फीमेल है तो मेकअप प्रोडक्ट, अगर मेल है तो ट्रिमर्स वगैरह, बियर्ड ट्रिमर्स वगैरह वाले प्रोडक्ट। और इनकम के बेसिस पर, जैसे कि अगर वो हाई इनकम वाले लोग हैं तो आईफोन, अगर मिडिल क्लास लोग हैं तो बजटेड फ़ोन, ठीक है? नेक्स्ट आता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। हम साइकोग्राफिक के बेसिस पर, मतलब कि कस्टमर का नेचर कैसा है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कौन सी क्लास, उसका लाइफस्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी के बेसिस पर जब हम मार्केट को डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं साइकोग्राफिक। जैसे कि उसकी अगर अपर क्लास है तो वो लग्जीरियस आइटम खरीदेगा, ठीक है? अपर क्लास वालों के लिए BMW होगी, मिडिल क्लास वालों के लिए मारुति ऑल्टो होगी। तो सोशल क्लास के बेसिस पर हम कस्टमर को डिवाइड कर रहे हैं। लाइफस्टाइल उनकी क्या है, जिम जाने वाले हैं तो प्रोटीन पाउडर पसंद करेंगे, स्पोर्ट्स शूज़ पसंद करेंगे, ट्रैवलिंग करने वाले हैं तो ट्रैवल बैग, कैमरास पसंद करेंगे। अगर उनकी पर्सनैलिटी रिस्क लेने वाली है तो हम उन्हें एडवेंचर बाइक बेच सकते हैं। डिसेंट पर्सनैलिटी वाले तो उन्हें सिंपल क्लोथ, फॉर्मल क्लोथ बेचे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी इंडस्ट्रियल मार्केट की। इंडस्ट्रियल मार्केट का मतलब यहाँ पे वो बायर्स आते हैं जो प्रोडक्ट को रीसेल करेंगे, दोबारा से उसका प्रोडक्शन करेंगे या अपने बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं खरीदते कंज्यूमर मार्केट की तरह। उसी मार्केट को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल मार्केट, ठीक है? अब यहाँ पे कैसे चीज़ों को बांटा जाता है, सबसे पहले उनकी बाइंग सिचुएशन, वो खरीदते कैसे हैं, उनकी बाइंग सिचुएशन क्या है, बाइंग बिहेवियर क्या है। तो सबसे पहला आता है न्यू बाय। न्यू मतलब बाय का मतलब उन्होंने पहली बार प्रोडक्ट खरीदा है। एक नया स्कूल था, उसने 50 कंप्यूटर खरीदे पहली बार, ठीक है? या फिर मॉडिफाइड बाय, इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज करवा करवा के प्रोडक्ट खरीद रहा है। पहले तो उसने 10 AC लिए थे, लेकिन अब की बार उसने 20 AC लिए और वो भी मॉडल चेंज कर दिया। फिर आता है स्ट्रेट रीबाय। स्ट्रेट रीबाय का मतलब होता है कि सेम प्रोडक्ट को बार बार सेम ही अमाउंट में खरीदना। जैसे कि एक फैक्ट्री जो है ना, वो सेम अमाउंट में रॉ मटेरियल मंगाती है एक फैक्ट्री से, ठीक है?
तो उनकी सिचुएशन के हिसाब से हम उनको डिवाइड करते हैं। फिर आता है कस्टमर के हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है, वो किस टाइप के कस्टमर हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, फॉरेस्ट्री वाले हैं, माइनिंग वाले हैं, या मैन्युफैक्चरिंग है, या कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अगर कोई सीमेंट कंपनी होगी तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सप्लाई करेगी, अगर कोई ट्रक कंपनी होगी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को सर्विस देगी। तो हमें सबसे पहले कस्टमर का टाइप भी देखना होता है, फिर उसके बाद कस्टमर का साइज़ क्या, वो मेजर है या माइनर वाले हैं। मेजर कस्टमर जो बल्क में खरीदते हैं, माइनर का मतलब जो थोड़ा कम खरीदते हैं, ठीक है। रिलायंस, टाटा, ये सब मेजर कस्टमर हो गए, और लोकल शॉपकीपर जो है वो स्मॉल कस्टमर हो गए। इनके बेसिस पे हमने मार्केट को डिवाइड कर दिया ताकि हम हमारे लिए एक बढ़िया टारगेटिंग मार्केट सेलेक्ट कर पाए जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में जिसके थ्रू हम मार्केट को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, एक स्पेशल सेगमेंट पर टारगेट करना, उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना, उनके लिए प्रोडक्ट बनाना, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाना, और एक ही सेगमेंट के लिए काम करना। जैसे कि अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने बात करी थी कि हम सिर्फ प्लेयर्स के लिए शूज़ बनाएंगे, स्पोर्ट्स प्लेयर वाले शूज़ बनाएंगे, तो वहाँ पर एक ही सेगमेंट को टारगेट कर रही है, उनके लिए प्रोडक्ट बना रही है। इसमें उससे प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है और रिस्क भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। फिर आती है दूसरी स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं कि पूरे मार्केट को पहले तो डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स में, जैसे स्कूल के शूज़ हो गए, फिर एम्प्लॉयज़ के शूज़ हो गए, प्लेयर के शूज़ हो गए, पूरी मार्केट को हमने डिवाइड कर दिया था। अब हर अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग प्राइस सेट करना, अलग अलग प्रोडक्ट डिलीवर करना, उनके लिए अलग अलग प्रमोशन करना। जब ये वाली स्ट्रैटेजी एक कंपनी चूज करती है तो वो पूरा मार्केट कवर कर पाती है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कवर करके वो प्रॉफिट जनरेट कर पाती है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। इसमें पूरे मार्केट को एक समझा जाता है, सिर्फ एक ही मार्केट है, उसमें कंज्यूमर के डिफरेंस को इग्नोर कर दिया जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। एक ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ करके एक ही प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है, एक ही प्रोडक्ट होगा, एक ही प्राइस पर होगा, एक ही प्रमोशन होगा और सबके लिए होगा, जैसे कि टाटा सोल्ट, ठीक है। अब चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, एक ही टाइप का प्रोडक्ट है, नमक, और उसको ही पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। उसे बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कंज्यूमर बिहेवियर किसे कहते हैं और उसको इन्फ्लुएंस कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं। उसके बाद कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। देखो, जब एक कंज्यूमर कोई भी सामान मार्केट में खरीदने के लिए निकलता है, उसके दौरान वो खरीदते वक्त, खरीदने से पहले, खरीदने के बाद जो भी सोचता है, महसूस करता है और बिहेव करता है, बस उसी बिहेवियर को हम कंज्यूमर का बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। अगर ये अपने लिए एक शूज़ लेने जा रहा है तो इसके वो सारे एक्शन, वो सारे डिसीजन जो शूज़ को चूज़ करते वक्त, परचेज करते वक्त, यूज़ करते वक्त और डिस्पोज करते वक्त ये लेगा और सोचेगा, बस उसी बिहेवियर को हम कंज्यूमर का बिहेवियर कहते हैं। ये क्या क्या सोच सकता है, ये सोच सकता है मैं कौन सी ब्रांड के शूज़ लूँ, कौन सी ब्रांड अच्छी होगी, नाइक के लूँ, पूमा के लूँ, एडिडास के लूँ। एक काम करता हूँ, सबको कंपेयर करके ही देख लेता हूँ, अरे पूमा पे तो सेल लग रही है, उसी से ले लेता हूँ। तो ये सारा बिहेवियर, जितने भी इसके एक्शन और डिसीजन थे, ये इसका बिहेवियर कहलाता है, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर ऐसा बिहेवियर होता है कंज्यूमर का जो वो चीज़ों को खरीदते वक्त, चीज़ों को यूज़ करते वक्त, डिस्पोज करते वक्त लेता है, ठीक है। और इसी चीज़ की स्टडी एक कंपनी करती है, कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी की जाती है ताकि हम कंज्यूमर को अच्छे से समझ सके, वो चाहता क्या है, उसकी वजह से हमारी सेल्स बढ़ सके, हम अच्छी मार्केटिंग कर सके, इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करती है एक कंपनी। अब बात करते हैं नेचर या फीचर के बारे में कि कंज्यूमर के बिहेवियर का क्या क्या फीचर है। तो सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो अलग अलग फैक्टर की वजह से बदल सकता है। मार्केटिंग फैक्टर, प्राइस की वजह से वो हो सकता है कल को लेना चाहता था, बहुत मन था, प्राइस सस्ता भी था, लेकिन कल को उसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया हो, इसलिए वो लेना ही ना चाहता हो, ठीक है। या पैकेजिंग डिटेल में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुई हो, कलरफुल पेप्सी बोटल्स आई हैं जिसकी वजह से वो लेना चाहता है, उसका बिहेवियर बदल गया। या फिर उसके पर्सनल फैक्टर, उसकी एज की वजह से वो टॉय नहीं खरीदेगा अगर वो एडल्ट है, अगर वो कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा अगर वो मेल है, अगर उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो वो लग्जरियस प्रोडक्ट की तरफ खींचेगा। तो बिहेवियर उसका बदलेगा अलग अलग फैक्टर्स को देखते हुए, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं, वो स्टैटिक नहीं होता, एक जैसा नहीं होता हमेशा, वो धीरे धीरे उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंज आता है। बच्चा है तो कलरफुल चीज़ें, चॉकलेट, ऐसी चीज़ें पसंद आएंगी। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, एडल्ट होता जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज होता जाएगा। वो प्रोडक्ट को खरीदते वक्त जो पहले सोचता था, ज़रूरी नहीं है कि अब भी वही सोचे, अब भी वो टॉयज़ ले, अब भी वो चॉकलेट्स ले,
ठीक है। थर्ड है कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर अलग अलग हो सकता है इन सबके बिहेवियर, ठीक है। अब इनको खरीदनी वॉच ही है, पर ये जो हमारे रमेश भाई साहब हैं भाई, इनको चाहिए प्रीमियम प्रोडक्ट, इन्हें प्रीमियम वॉच चाहिए। और ये हमारे ब्रजेश भाई साहब हैं, इन्हें सस्ता प्रोडक्ट वॉच चाहिए, ठीक है। इन्हें तो कैसी भी चल जाएगी। तो मतलब चाहिए तो इन सबको एक ही प्रोडक्ट था, लेकिन कंज्यूमर टू कंज्यूमर कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो बदल जाता है, ठीक है, उनके नेचर, उनके लाइफस्टाइल, उनके कल्चर के हिसाब से। अब बात करते हैं, हो सकता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करे, कंज्यूमर तो एक ही है, लेकिन हो सकता है कि अब जो बिहेवियर ये चॉकलेट के प्रति दिखाता है वो चिप्स के प्रति ना दिखाए, चिप्स का खाने का मन इसे ना करता हो, चॉकलेट खाने का मन करता हो। तो कंज्यूमर बिहेवियर अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। अगर कंपनी स्टडी करती है कंज्यूमर के बिहेवियर को, तो वो और ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग मैनेजमेंट कर पाती है, और ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना पाती है। वो समझ पाती है कि क्या बेस्ट ऑफर करूँ, क्या कॉम्बो सेट रखूं, क्योंकि उसे समझ में आया कि अच्छा जो हमारा कंज्यूमर है ना, उसे कॉम्बो वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, तो एक काम करता हूँ कॉम्बो ऑफर चलाता हूँ, ठीक है। तो राइस प्राइस पे राइस प्रोडक्ट ऑफर किया जा सकता है अगर हमने कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी किया है तो, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करने से हम कंज्यूमर को अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ईजिली हो जाता है डिफ्रेंशिएट करने में। जैसे कि जो चॉकलेट पसंद कर रहे हैं, हमने स्टडी की है, जो चॉकलेट पसंद कर रहे हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दो, वो किड की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। जो ब्यूटी प्रोडक्ट पसंद कर रही है वो आएंगी फीमेल के कैटेगरी में, जो हेल्दी प्रोडक्ट खा रहे हैं वो है हमारे एल्डर्स, ठीक है। तो हम कंज्यूमर को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं उनके बिहेवियर की वजह से, ठीक है। हम नया प्रोडक्ट इनोवेट कर पाते हैं जब हम कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं ना, तो फिर हम उनकी नीड एंड वांट को समझते हुए वो चाहता क्या है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, या हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के जो फीचर हैं उनको इम्प्रूव करके उनकी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनकी कस्टमर सर्विसेज और बेटर कर सकते हैं। हमें पता चला कंज्यूमर बिहेवियर हमने समझा, हमें पता लगा वो हमारी सर्विसेज से खुश नहीं है, तो उनको खुश करने के लिए हम हमारी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए और सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अमेजन ने समझा कि प्रोडक्ट ना लोगों को फास्ट डिलीवर होता हुआ चाहिए, लोगों को ऐसा जो तुरंत ही डिलीवरी हो जाए, तो उसने प्राइम मेंबरशिप निकाल दी, ठीक है। पैसे देकर तुरंत आज के आज ही आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, तो इम्प्रूव कर दी उसने अपनी कस्टमर सर्विस को। ये सारे फ़ायदे होते हैं, और इससे कस्टमर रिटेंशन जो है, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय तक कस्टमर बना रहे, ये भी इम्प्रूव हो जाता है। जब हमने उनकी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई किया, वो हैप्पी होगा, फिर वो हमसे ही बार बार परचेस करेगा, वो रुका रहेगा, हमारी ब्रांड के लिए लॉयल हो जाएगा, और इससे हमारी ग्रोथ होगी। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को बदलने की ताकत रखते हैं, ठीक है। कंज्यूमर को क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पर कंज्यूमर डिपेंड होता है। तो सबसे पहले आता है कल्चरल फैक्टर। इसमें हमारा कल्चर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी है, हम कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, इसके हिसाब से कंज्यूमर बिहेव करता है कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त, ठीक है। अब जैसे कि इंडिया का कल्चर में क्या होता है, शादी में ना हैवी लहंगे पहने जाते हैं, शेरवानी पहनी जाती है, गोल्ड की ज्वेलरीज खरीदी जाती है। तो कल्चर के हिसाब से इंडिया वाले लोगों ने क्या किया, ये चीज़ें परचेज करी, खरीदी, ठीक है। शादी के वक्त कल्चर ने डिसाइड किया वो कैसे बिहेव करने वाले हैं। सब कल्चर का मतलब क्या होता है, रिलीजन, रीजन, उनकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। जैसे अब पंजाब के लोग हैं, वो ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे। फिर क्लास भी डिसाइड करती है कि उसे कैसे बिहेव करना है। जैसे कि अपर क्लास वाले हैं तो आईफोन लेंगे, BMW लेंगे, ज़ारा ब्रांड को प्रेफर करेंगे। मिडिल क्लास वाले हैं तो सैमसंग लेंगे, लोअर इनकम वाले हैं तो बेसिक फ़ोन के साथ काम चला लेंगे। फिर आते हैं सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर भी एक कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज करते हैं, ठीक है, जिसमें आती है हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारे आसपास के लोग। रेफरेंस ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप का मतलब जो हमें रेफर कर रहा है खरीदने के लिए। अब हमारे फ्रेंड, कलीग, सेलिब्रिटी जिनको देखकर हम कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं, हमारी सारी दोस्तों ने नाइक के शूज़ पहने तो हम सोचते हैं हम भी लेंगे, ठीक है। फिर आता है फैमिली। फैमिली, घर वाले एक चीज़ को खरीदने में डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो भी इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि टीवी हमें लेना था तो पूरी फैमिली के डिसीजन आया कि ये वाली ब्रांड सबसे अच्छी है, इसी का टीवी हम लेंगे, तो फैमिली ने इन्फ्लुएंस कर दिया। हमारा स्टेटस, हमारे स्टेटस के हिसाब से भी हम चीज़ों को खरीदते हैं। अगर मैनेजर है कोई तो वो फॉर्मल खरीदेगा, लैपटॉप्स खरीदेगा। अगर कोई स्टूडेंट है तो ऐसे में वो कैजुअल क्लोथ, बजटेड फ़ोन खरीदेगा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर का मतलब होता है कि लीडर के थ्रू हम जो चीज़ खरीद रहे हैं, हमारे लीडर ने हमें गाइड किया है। जैसे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, यूट्यूबर्स ने, डॉक्टर्स ने, टीचर्स ने जो हमें लीड कर रहे हैं ना, उन्होंने बताया ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो लोग उस फेस वॉश को खरीदेंगे, ठीक है।
फिर आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हमारा मोटिवेशन, परसेप्शन और एटीट्यूड, हम उस प्रोडक्ट की तरफ हमारा क्या मोटिवेशन है, हमें जिम ज्वाइन करना है करना है करना है, बॉडी बनानी है, तो हम कितना मोटिवेटेड हैं, तो फिर हम जिम की सर्विस लेना चाहेंगे। ठीक है, तो हमारा बिहेवियर किसने बताया? मोटिवेशन ने। हमारी सोच क्या है उस प्रोडक्ट की तरफ, मतलब हम क्या सोचते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। जैसे हमने मान रखा है कि आईफोन बकवास होता है, उसमें पैसे लगाना बकवास है, चाहे वो कितना भी लग्जरियस आइटम है, हमारी सोच में वो बकवास है तो हम नहीं खरीदेंगे। हमारा एटीट्यूड भी तय करता है कि हमारा क्या बिहेवियर होने वाला है। जैसे कि हमें ना ओला से डर लगता है, कैब नहीं बुक करना चाहते, हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी नेगेटिव सोच है, यहाँ हमारा नेगेटिव एटीट्यूड कैसा है? नेगेटिव है, इस वजह से हम उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी डिसाइड करते हैं कंज्यूमर को कैसे बिहेव करने वाला है। फिर आते हैं हमारे पर्सनल फैक्टर, उस पर्सन की एज क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, लाइफ पर्सनैलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें भी बताती हैं वो प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं। उसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जितने भी फैक्टर हैं उसे बोलेंगे पर्सनल फैक्टर। उसकी एज, अगर बच्चा है तो टॉय, स्टूडेंट है तो मोबाइल, शादीशुदा है तो फ्रिज। ठीक है, इनकम, अगर उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो वो आईफोन लेगा, कम है तो बजटेड फ़ोन लेगा। ठीक है, फिर उसकी एजुकेशन के बारे में बात करें, अगर कोई टीचर है तो बुक को प्रेफर करेगा, इंजीनियर है तो लैपटॉप को, डॉक्टर है तो मेडिकल इक्विपमेंट को। फिर उसकी लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी, मतलब वो अगर फिटनेस लवर है तो प्रोटीन शेक, स्मार्ट वॉच लेगा, लग्जरियस लवर है तो ब्रांडेड क्लोथ, परफ्यूम फॉलो करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ों को प्रेफर करेगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कंज्यूमर बिहेव कर पा रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के बारे में, मतलब कि एक कंज्यूमर को कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले अगर आपको कुछ खरीदना है मार्केट में जाकर, तो सबसे पहले आपको उस चीज़ की नीड लगेगी, नीड अराइज होगी। अगर आपका मोबाइल फ़ोन है जो हैंग करता है, बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है, कैमरा अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले अगर आपको कोई नया मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज होगी, मतलब एक प्रॉब्लम नज़र आएगी कि मुझे एक फ़ोन चाहिए। उसके बाद आप उस फ़ोन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे, चाहे वो ऑफलाइन जाकर करो, ऑनलाइन जाकर करो। आप अलग अलग वेबसाइट पर, यूट्यूब पर मोबाइल रिव्यूज़ देखोगे, गूगल पर सर्च करोगे, फ्रेंड से पूछोगे, अमेजन, फ्लिपकार्ट पर चेक करोगे, यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर लोगे। उसके बाद आपके पास आ जाती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद बहुत सारे अल्टरनेटिव आ गए। अब उसमें से आपको पता लगा 3 फ़ोन जो है ना वो बेस्ट है, सैमसंग का बेस्ट है, रियलमी का बेस्ट है, वीवो का बेस्ट है। अब इन सारी चीज़ों को कंपेयर करोगे, उन सब के फीचर्स को, प्राइस को, कैमरा को, स्टोरेज, बैटरी, इन सब को कंपेयर करके एक बेस्ट को सेलेक्ट करोगे। जैसे आपने सपोज सेलेक्ट कर लिया कि मेरे लिए सैमसंग का मोबाइल फ़ोन बेस्ट है। उसके बाद आप उस फ़ोन को ख़रीद लोगे, अपना परचेज डिसीज़न ले लोगे। उसके बाद अब उस फ़ोन से आप सेटिस्फाई हो, सारे फीचर अच्छे हैं, कैमरा क्वालिटी अच्छी है, ये सारा आपका आएगा पोस्ट परचेज बिहेवियर में। ठीक है, जहाँ पर आप या तो सेटिस्फाई होगे या फिर डिससेटिस्फाई होगे, या तो वो प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आगे भी प्रेफर करोगे, वरना आपको अच्छा नहीं होगा या फिर अपने फ्रेंड को रिकमेंड नहीं करने वाले। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। उसके बाद हम स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, और फिर उसकी स्ट्रैटेजी भी पढ़ेंगे, हर स्टेज पे कौन कौन सी स्ट्रैटेजी एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में चाहिए होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में। देखो, एक कंपनी को नया प्रोडक्ट डेवलप करने की ज़रूरत ही क्यों है? क्योंकि उसे सेल को बढ़ाना है, मार्केट में लंबे समय तक बने रहना है, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, पर उनका एक प्रोडक्ट था हीमा नाम का, जो कि 1960 में फेल हो गया था। तो सिर्फ प्रोडक्ट को लॉन्च करना ही काफ़ी नहीं होता, उसके साथ एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें आइडिया आने से लेकर प्रोडक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करने तक का जो सफ़र होता है उसे ही हम बोलते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें आइडिया आने से लेकर प्रोडक्ट लॉन्च करने तक की जितनी भी हमने प्लानिंग करी है ताकि हमें सक्सेस मिल सके, बस उसी चीज़ को, उसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्टेजेस के बारे में। अब पढ़ने वाले हैं हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, मतलब एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में कौन कौन सी स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप लेने पड़ते हैं। खुद ही इमेजिन करो, आपको एक नया प्रोडक्ट बनाना है, फ़ोन बनाना है। ठीक है, अब आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को इमेजिन करते हुए चलो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आएगा आइडिया को जनरेट करने का। ठीक है, अभी ना मार्केट में क्या करेगी कंपनी, झाँक ताक करेगी लोगों को कौन सा मोबाइल चाहिए, आखिर प्रॉब्लम कौन सी आ रही है, कौन सा प्रोडक्ट
उनकी लाइफ को और ज़्यादा ईजी बना सकता है। ऐसे सब चीज़ें ताक झाँक करने के बाद आइडिया को जनरेट करेगी। फिर उसके बाद उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे, नए नए आइडियाज़ को कलेक्ट कर लेगी। उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं अपने बिजनेस को खोलने के लिए। फिर वो आइडिया को स्क्रीनिंग करेगी, टेस्ट करेगी, चेक करेगी। अब उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, कौन सा आइडिया सही होने वाला है। देखो आइडिया बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, लोगों को पसंद भी ना आए, मार्केट के हिसाब से फिजिबल भी ना हो। तो ऐसे में जो आइडिया बेस्ट होगा ना उसको रखा जाएगा, बाकी सबको एलिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, एक बढ़िया सा आइडिया चूज़ किया जाएगा। जब वो आइडिया आ जाएगा, चलो ऐसे सपोज करो कि ना हम ना ऐसा फ़ोन बनाने के बारे में सोच रहे थे जो पानी में 2 घंटे तक रहने वाला है। तो इसमें ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा था। प्लस अब कॉस्ट के साथ हम जब प्रॉफिट जोड़ेंगे तो मार्केट में और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इसलिए लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। तो ये हमने आइडिया को हटा दिया। हमने दूसरा फ़ोन बनाने के बारे में सोचा जो कि बेस्ट है, वहाँ से वो सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने उसके रिगार्डिंग कंसेप्ट डेवलपमेंट की कि इसका डिज़ाइन कैसे होने वाला है, फीचर कैसे होने वाला है, किस प्राइस में मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमने कंसेप्ट तैयार कर लिया। फिर उसकी टेस्टिंग हमने मार्केट में की। मार्केट में लोगों से पूछा कि हमारा ऐसा डिज़ाइन होने वाला है, ऐसे फीचर होने वाले हैं, इस प्राइस में मिलेगा, उनकी पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनकी नापसंद और पसंद का ध्यान रखा, टेस्टिंग करी। ठीक है, उनसे पूछने के बाद उस प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, कि प्राइस क्या होगा, हम कैसे बेचने वाले हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऐड कैसे बनेंगे, कौन से ग्रुप को टारगेट करने वाला है, स्टूडेंट के लिए होगा या वर्किंग पीपल के लिए होगा या गेमर्स के लिए होगा, किसको टारगेट, उसका प्रमोशन कैसे करना है, मार्केट में कैसे बेचना है, कंपनी ये डिसाइड करती है। यहाँ पे ये बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, फिर उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। टेक्निकल मतलब कि अब ना एक्चुअल प्रोडक्ट को डेवलप किया जाएगा। इंजीनियर प्रोडक्ट का वर्किंग मॉडल बनाएंगे, मार्केटिंग टीम फाइनल पैकेजिंग बनाएगी, टैगलाइन, फीचर, ब्रांडिंग सब बनाया जाएगा। ठीक है, तो और फिर उसका नाम क्या होने वाला है, XYZ उसका नाम रखा जाएगा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप की जाएंगी। ठीक है, टेक्निकली की जाएंगी कि कैसे कैसे होने वाला है, एक्चुअल में क्या होने वाला है। यहाँ पे करने के बाद जब वो बन जाएगा तो उसे मार्केट में टेस्ट करने के लिए भेजा जाएगा, सिर्फ कुछ ही जगहों पर, जैसे दिल्ली के अंदर और बैंगलोर के अंदर हमने मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर दिया वैलिडेशन के लिए। अब लोगों से हम फीडबैक लेंगे, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग सेटिस्फाई हैं, लोग खुश हैं, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, जल्दी बैटरी तो नहीं खत्म हो रही, ये सारी चीज़ें हम टेस्ट करेंगे। जब सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा ना, उसकी कमर्शलाइजेशन कर देंगे, मतलब अब पूरी मार्केट के अंदर उसको लॉन्च कर देंगे। पूरे कंट्री या वर्ल्ड में लॉन्च हो चुका है, अब वो प्रोडक्ट डेवलप हो गया, लोग उसे यूज़ करने के लिए तैयार है। तो ये कुछ स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं हमारे बी वाले पार्ट की। जैसे एक इंसान दुनिया में आता है, दुनिया से चले जाता है, वैसे ही एक प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में आने से लेकर मार्केट में जाने तक का जो पूरा सफ़र होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। सबसे पहले जब प्रोडक्ट आता है मार्केट के अंदर तो वो होता है इंट्रोडक्शन स्टेज में। फिर धीरे धीरे लोग उसके बारे में जानने लगते हैं तो उसकी ग्रोथ हो जाती है, फिर उसकी सबसे ज़्यादा सेल हो जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मार्केट से जाने लगता है और उसकी सेल डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, अब इसी स्टेप्स को, इसी प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। किसी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो अब ना कंपनी चाहती है कि लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। ठीक है, उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने में लगी रहती है। उस समय जो सेल्स होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, क्योंकि नया प्रोडक्ट होता है, लोग लेने में हेजिटेट करते हैं। लेकिन उस समय मार्केटिंग एफर्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को प्रमोशन करने पड़ते हैं, एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, हर जगह बैनर लगवाने पड़ते हैं। ठीक है, बड़े बड़े, ताकि प्रोडक्ट के बारे में लोग जान सके। जैसे एप्पल का फर्स्ट आईफोन आया था 2007 में, तो उस समय सेल पर फोकस नहीं किया जाता, उस समय फोकस किया जाता है कि लोग इससे अवेयर हो सके, लोगों को पता लगे कि मार्केट में ये नया प्रोडक्ट आया है। फिर आती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट को पॉपुलैरिटी मिलने लगती है, धीरे धीरे लोग जानने लगते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, और धीरे धीरे वहीं से सेल्स बढ़ने लगती है। ठीक है, और कंपनी की क्या इमेज है वो भी बनने लगती है, कैसा प्रोडक्ट देती है, कस्टमर उसके लिए लॉयल हो जाते हैं, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है। जैसे कि नाइक के जो एयर जॉर्डन के स्नीकर थे, शुरुआत में जब आए थे तो मतलब कि सेल उतनी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो पॉपुलर बन गए। फिर आता है मैच्योरिटी पीरियड, जहाँ पे सेल सबसे ज़्यादा हाई हो जाती है, अपने पीक पीरियड पर पहुँच जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर लेती है। और यहाँ पर कंपनी ये भी दिखा पाती है कि हमारा प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से, जो कॉम्पिटिटर होता है ना, उसके प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट है, मतलब कि अलग है, हमारे पास कुछ यूनिक वैल्यू है जो हम कस्टमर को दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोका कोला है, अब वो मैच्योर हो चुका है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीदना पसंद करते हैं। फिर आता है एक समय ऐसा आता है कि ना
अब ना जो उस प्रोडक्ट की रौनक है ना वो फीकी पड़ने लगती है। अब उस प्रोडक्ट की सेल गिरने लगती है, नए-नए कॉम्पिटिटर बनने लगते हैं और कस्टमर की जो प्रेफ़रेंस है, जो टेस्ट है वो चेंज होने लगता है। अब एप्पल के फर्स्ट आईफ़ोन की डिमांड उतनी नहीं है, सेल गिर चुकी है जितनी कि एप्पल के 70 प्रो मैक्स की है, ठीक है? तो जैसे-जैसे नए-नए मॉडल्स, नए-नए फीचर्स आते रहते हैं ना, वैसे-वैसे प्रोडक्ट जो है पुराना होता रहता है और उसकी सेल घटती रहती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जो एक कंपनी को अडॉप्ट करनी पड़ती है प्रोडक्ट लॉन्च से लेके प्रोडक्ट डिक्लाइन वाली स्टेज तक, ठीक है? तो वो कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ है? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज में उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करवाने पड़ते हैं, यूट्यूब पर ऐड लगवाने पड़ते हैं, टीवी एड्स देने पड़ते हैं, बैनर लगवाने पड़ते हैं, इंस्टा पर रील के थ्रू अपना प्रमोशन करती है, ठीक है? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या आएगा? अगर उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूनिक है तो ऐसे में वो हाई प्राइस सेट कर सकती है, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन बहुत हाई है तो उसे फिर अपने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में लो ही प्राइस रखने पड़ेंगे, ठीक है? वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाने की कोशिश करती है ताकि लोग जानें उसके बारे में। फिर वो कस्टमर के रिलक्टेंस को भी हैंडल करती है। इसका मतलब क्या कि कस्टमर शुरुआत में ना बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं न्यू प्रोडक्ट लेने में, उन्हें विश्वास नहीं होता, डरते हैं कि कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। इसलिए कंपनी ऑफ़र करती है, वारंटी देती है, फ्री गिफ्ट्स ऑफ़र करती है, जिससे जो उनकी अनविलिंगनेस है ना, जो उनकी हेजिटेशन है ना, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है? फिर आता है ग्रोथ स्टेज। इसमें ना कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है मार्केटिंग मिक्स पर, नए-नए प्रोडक्ट लाने पर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओ और उतना जितना ज़्यादा हो सके डिस्ट्रीब्यूशन करो, नए-नए बायर्स को अट्रैक्ट करो। प्रमोशन पर वो ज़्यादा पैसा लगा देती है, प्रमोशन स्पेंडिंग जो है वो हाई कर देती है, ठीक है? जिससे नए बायर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो सकें और हम लार्ज मार्केट शेयर कैप्चर कर सकें, ठीक है? फिर मैच्योरिटी स्टेज में क्या वो नए-नए यूज़र्स ढूँढती है, नए-नए यूज़र्स को टारगेट करती है, नए रीजन्स को, नई-नई ज्योग्राफिक लोकेशंस को जहाँ पर नहीं पहुँची होती है, ऐसी जगह पर भी वो टारगेट करती है, नए-नए कस्टमर ग्रुप को ढूँढती है, ठीक है? रीपोजिशनिंग करती है, मतलब पुराने ही प्रोडक्ट को नए वे में प्रमोट कर रही होती है। फिर एग्रेसिव प्रमोशन मतलब बहुत सारी डील्स, गिफ्ट, कूपन, ऑफ़र दे रही होती है। फिर डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है? डिक्लाइन स्टेज में ना ऐसी सारी चीज़ों पे, फालतू चीज़ों पे पैसा लगाना बंद कर देती है, कॉस्ट कंट्रोल करती है, क्योंकि उसे पता है अब डिक्लाइन स्टेज चल रही है, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन पर स्पेंड करना बेकार है। या तो अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को वो ड्रॉप कर देगी या फिर उसे ही कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करती रहेगी और प्रोडक्ट को और ज़्यादा एक्सपैंड करेगी बेटर बनाकर। अब बात करते हैं हमारे 6 क्वेश्चन के बारे में, जो कि पैकेजिंग किसे बोलते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या फ़ंक्शन होते हैं और क्या स्ट्रैटेजीज़ होती है। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं, पैकेजिंग किसे कहते हैं। पैकेजिंग का मतलब वो एक्टिविटी जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को कंटेनर, रैपर से डिज़ाइन दे रहे हैं, उसे हम पैकेजिंग बोलते हैं। मतलब प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके किसी कंटेनर या कवर में पैक करना ताकि वो सेफ़ रह सके, सुंदर दिख सके, आसानी से यूज़ हो सके, उसे ही पैकेजिंग बोलते हैं, ठीक है। जिस भी कंटेनर, रैपर में वो पैक है उसे पैकेज बोलते हैं। जो पैकेजिंग प्रोडक्ट को बिल्कुल टच कर रहा है ना, सीधा प्रोडक्ट को टच कर रहा है, उसे बोलते हैं प्राइमरी पैकेज। जैसे यहाँ पे मैगी की पन्नी मैगी को टच कर रही है, उसे बोल दिया प्राइमरी पैकेज। फिर इसको भी किसी कार्टून या आउटर बॉक्स से कवर किया गया होगा ताकि मैगी सेफ रह सके, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, ठीक है, उसे बोल देंगे हम सेकेंडरी पैकेज। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं, हम पैकेजिंग क्यों करते हैं? ताकि हम हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रख सकें, टूटने से, गिरने से, खराब होने से, लीक होने से पैकेजिंग प्रोडक्ट को बचाती है। जैसे एग की ट्रे, एग की ट्रे में एग सेफ रहते हैं, ठीक है। मिल्क को टेट्रा पैक से सील किया जाता है, ठीक है, पैक किया जाता है। हम क्यों कागज़ की पैकेजिंग का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मिल्क से कागज़ तो गल जाएगा, इसलिए पैकेजिंग चीज़ों को प्रोटेक्ट रखने के लिए काम आती है। दूसरा अपीलिंग, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्ट को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए पैकेजिंग की जाती है एक प्रोडक्ट की। फिर उसकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा आसान और ईजी बनाया जा सके, इसलिए भी पैकेजिंग की जाती है। जैसे कि आप वो आपने देखा होगा जो सोप की बोतलें होती है, ऊपर से उसको टैप करते हैं, उसमें से सोप निकल आता है, मतलब हमने उसको पैकिंग के थ्रू, वो जो प्लास्टिक के कंटेनर थे जिसमें वो सोप रखा गया था, वो शैम्पू की बोतल्स थी, ठीक है, जो तेल की बोतल थी, ऊपर से उसमें एक छेद होता है, उसको दबाते हैं, उस छेद में से तेल निकलता है। तो ये सब परफॉर्मेंस के लिए भी पैकेजिंग की जाती है। तो नेक्स्ट है कन्वीनियंस टू एंड यूजर, कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो इसलिए भी पैकेजिंग की जाती है। क्योंकि देखो ऑयल निकालना है तो उसे कंटेनर में रखा जाता है, ठीक है, ऑयल की कैंस आती हैं, ईजिली हम ऑयल को पलट सके। चिप्स का पैकेट फाड़ना है तो उसे एक पैकेट में रखा जाता है कि हम फाड़ के आसानी से खा सके, ठीक है। तो पैकेजिंग के ये सारे फंक्शंस होते हैं। अब बात करते हैं, अच्छा फंक्शन से पहले हम इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो फंक्शन ही इंपॉर्टेंस होता है कभी कभी कोई कोई से केस में। देखो ध्यान से सोच के देखो, पैकेजिंग सेफ्टी का काम कर रही है नहीं कर रही? पैकेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, प्रोडक्ट को सेफ
बना रही है, टूटने, गिरने, लीक होने से बचा रही है, तो ये उसका फ़ायदा हो गया। सेल्स को बढ़ाने में भी मदद कर रही है पैकेजिंग, वो कैसे? कस्टमर को अपील करके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेजिंग है जिससे हमारी जो सामान है उसकी सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ने से हमारा ही फ़ायदा हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रही है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ठीक है? प्रोडक्ट की पहचान अलग होती है पैकेजिंग से, जैसे कि अब येलो पिन्नी है तो हम समझ जाएँगे ये मैगी है, संतरी पिन्नी है तो ये यिप्पी है, ठीक है? तो इस ये भी फ़ायदा होता है, ब्रांड की आइडेंटिटी अलग कर देती है पैकेजिंग, ठीक है? यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ों को यूज़ करना, जैसे सैनिटाइज़र की बोतलें हैं, पंप दबाना पड़ता है, सैनिटाइज़र की बोतल में से सैनिटाइज़र निकलेगा, ठीक है? पैकेजिंग की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि वो दूसरी जगह जाना होता है, टूटने से बचता है, पैकेजिंग उसे बचाती है, ठीक है? तो ये सारे फ़ायदे होते हैं पैकेजिंग के। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, मतलब कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी पैकेजिंग वाली जो कस्टमर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले आता है मनी ऑफ पैक। देखो हम क्या करते हैं, हमारी पैकेजिंग के ऊपर ही लिख देते हैं इतना % डिस्काउंट, मतलब 50% ऑफ है, मतलब इतना रुपए की छूट है। जब हम वैल्यू लिखते हैं ना पैसों में, तो इससे लोग अट्रैक्ट हो पाते हैं, हाँ ये प्रोडक्ट सस्ता हो गया, इसका प्राइस कट के इतना हो गया है, ठीक है? तो ये भी कस्टमर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। दूसरा कूपन पैक, हम क्या करते हैं पैकेट के अंदर कोई कूपन डाल देते हैं लकी ड्रॉ का, या फिर फ्लाइट की टिकट जीत सकते हो आप, वहाँ पर जा सकते हो, दुबई जा सकते हो, ऐसा करके कूपन डाल देते हैं पैकेजिंग के अंदर। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है कस्टमर को अट्रैक्ट करने की। पैक इन प्रीमियम का मतलब होता है उस पैक के साथ ना कुछ ऐड कर देते हैं, जैसे कि 4 साबुन थे, 4 साबुन के साथ एक 5वां साबुन पैक कर दिया, ठीक है? ये एक फ्री करके, ठीक है? या फिर हमने तेल की शीशी के साथ कंघा चिपका दिया, या फिर हमने बॉर्नविटा की बोतल के साथ ना एक मग चिपका दिया। पैक ना बिल्कुल प्रीमियम लगे, तो इससे भी ना कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। और कभी-कभी क्या करते हैं, हम पूरी पैकेजिंग को ही चेंज कर देते हैं। जैसे अभी नंबर 1 की पैकेजिंग चेंज हुई थी, ठीक है? घड़ी की पैकेजिंग चेंज हुई थी। पहले कोई और पन्नी में आता था, कागज़ में आता था, अब पन्नी में आने लग गया है, ठीक है? तो ये सारी स्ट्रैटेजी हैं जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राइसिंग के बारे में बताओ, साथ में उसके ऑब्जेक्टिव्स बताओ, फिर उसके मेथड बताओ, और फिर उस मेथड को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो भी बताओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइस को समझते हैं, प्राइस होता क्या है? देखो, प्रोडक्ट की वैल्यू जो पैसों में एक्सप्रेस की जाती है ना, मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस की जाती है, बस उसे ही तो प्राइस बोलते हैं। वो अमाउंट ऑफ मनी जो हम किसी भी प्रोडक्ट के बदले दे रहे हैं, चाहे वो रुपीज़ में हो, डॉलर में हो, या किसी भी अदर करेंसी में हो, वो मॉनेटरी वैल्यू कहलाता है प्राइस, ठीक है? अब जब किसी प्रोडक्ट का हम प्राइस सेट करते हैं उसे प्राइसिंग बोलते हैं। अब उसके प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस उद्देश्य से प्राइस को सेट किया जाता है? सबसे पहले प्रॉफिट के उद्देश्य से, मतलब कंपनी क्या चाहती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना चाहती है प्रॉफिट को। और प्रॉफिट कैसे आएगा? जब वो अपने प्रोडक्ट की कीमत तय करेगी। जब कीमत तय करेगी, प्राइसिंग करेगी, तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी, तभी तो कस्टमर उतना प्राइस पे करेगा। दूसरा, सेल्स को बढ़ाने के लिए भी प्राइस सेट किया जाता है। अब खुद ही सोचो, ठीक है? अगर कोई भी प्रोडक्ट है, उसका प्राइस डिसाइड करेगी कंपनी, तभी तो वो सेल कर पाएगी, ठीक है? अगर वो कॉम्पिटिटर से अपना कम प्राइस रखती है तो क्वांटिटी ज़्यादा बेच पाएगी, मार्केट ज़्यादा कैप्चर कर पाएगी, जिससे उसकी क्या बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी। और वो कैसे हुआ? एक प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करने से हुआ, ठीक है? और कुछ अदर ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, जैसे कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए वो प्राइस सेट करती है अपने प्रोडक्ट का, या फिर उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, उसकी क्या कीमत है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए भी प्राइस सेट किया जाता है। तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की, आखिर प्राइस क्यों रखा जाता है, क्यों ज़रूरी होता है? तो सबसे पहले ना, ये डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, डिमांड को कंट्रोल करने का काम करता है। देखो, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस लो हो, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स में तो पढ़ा ही होगा, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई कर दिया तो लोग उसकी डिमांड कम करने लगते हैं। तो प्राइस डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है। अगर हमारे प्रोडक्ट की मांग बढ़वानी है तो प्राइस कम कर दो, ठीक है? इसलिए ज़रूरी होता है प्राइस। दूसरा, कस्टमर के माइंड में एक्सपेक्टेशंस को सेट करने के लिए भी प्राइस ज़रूरी होता है। जैसे कि एक जगह तो 30 रुपये की शैम्पू की बोतल है और एक जगह 600 रुपये की शैम्पू की बोतल है, तो आप खुद ही सोचो, आप 600 वाली देखकर बोलोगे ये लगता है प्रीमियम क्वालिटी की है, कुछ तो बात होगी इसमें जो ये 600 रुपये की दे रहे हैं। तो माइंड में उनके एक एक्सपेक्टेशन सेट की गई है कि ये प्रीमियम क्वालिटी की है और ये ऐसी वैसी होगी, तभी तो 30 रुपये की बिक रही है, ठीक है? नेक्स्ट, कंपनी अपनी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से भी प्राइस रखती है। प्राइस किस लिए ज़रूरी होता है? कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट निकालने के लिए भी ज़रूरी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, उसने कितना पैसा कमाया उस कंपनी ने, वो कौन डिसाइड करता है? उसका प्राइस। जैसे कि एक कंपनी थी, शूज़ बेचती थी, जिसने
शूज़ का प्राइस रखा 1000, ठीक है। अब उसने 100 शूज़ बेचे तो उसकी रेवेन्यू कितनी होगी, टोटल इनकम उसकी कितनी आएगी, 1,00,000 हो जाएगी, क्योंकि उसने 100 जूते बेचे हैं, ठीक है। तो ये तो हुई उसकी रेवेन्यू, किससे निकली, प्राइस से निकली, जब प्राइस और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। वहीं पर अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो भी खर्चा उसने लगाया था उसको माइनस करके। रेवेन्यू आई 1,00,000, उसने खर्चा लगाया था 50,000 का, तो 50,000 मोटा मोटा प्रॉफिट आ गया। ये किससे तय हुआ, प्राइस से तय हुआ, ठीक है। अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए भी प्राइस ज़रूरी होता है। वो कैसे, प्राइस से ही पता लग जाता है प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, चीप कैटेगरी का है, प्रीमियम कैटेगरी का है। जैसे रोड साइड बर्गर मिल रहा है 40 रुपये का, तो हम समझ जाएंगे ये बजटेड प्रोडक्ट है। और वहीं पर मैगडी में 150 का बर्गर मिल रहा है, तो हम समझ जाएंगे ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए भी प्राइस ज़रूरी होता है। और प्राइस से ना कस्टमर को उस प्रोडक्ट की वैल्यू का अंदाजा होता है, वो प्रोडक्ट की क्या कीमत है, ठीक है। तो इसलिए प्राइस ज़रूरी होते हैं। की मेथड ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है, हम अपने कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसी के मेथड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाए, कैसे रखा जाए, कैसे सेट किया जाए, उन्हीं मेथड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसे मेथड्स को, प्राइसिंग मेथड्स को 3 तरीके से बांटा जाता है: कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग, डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग एंड कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। जो कॉस्ट ओरिएंटेड है ना, मतलब कि कॉस्ट को देख के, उस प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है उसको देख के जब हम प्राइस को सेट करते हैं, उसमें बनाने का खर्चा, ठीक है, जितनी भी चीज़ें कॉस्ट लगी थी ना, उसके हिसाब से जब हम प्राइस को सेट करते हैं तब उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ओरिएंटेड। डिमांड ओरिएंटेड मतलब उसकी डिमांड को देखते हैं। डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग में सिर्फ इतनी सी बात है कि हम ये देखते हैं मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, कितनी डिमांड है, लोग उसे कितना पसंद कर रहे हैं और उससे कितना ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं। इस हिसाब से जब हम प्राइस को सेट करते हैं तो उसे बोलते हैं डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग। थर्ड आता है कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड मतलब अपने कॉम्पिटिटर को देखते हुए, उन्हें ध्यान में रखते हुए कि वह अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड कर रहे हैं, उनके हिसाब से जब हम रखते हैं, सेट करते हैं प्राइस, तो उसे बोलते हैं कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड प्राइसिंग, ठीक है। इसमें हमने कॉस्ट देख ली, इसमें हमने डिमांड देख ली और इसमें हमने हमारे कॉम्पिटिटर देख लिए, ठीक है। अब इनको भी ना डिवाइड किया गया है, आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। तो कॉस्ट ओरिएंटेड में आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, टारगेट, प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस भी इसको बोलते हैं। डिमांड ओरिएंटेड में आता है डिफरेंशियल प्राइसिंग, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग और कॉम्पिटिशन में आता है गोइंग रेट प्राइसिंग। चलिए इन पर एक एक करके अच्छे से बात करते हैं कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ओरिएंटेड की, जो पहला मेथड है ना उसकी बात करें तो पहले में जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या कहता है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि जितनी भी उस प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट लगी है, जितनी भी कॉस्ट आई है उस प्रोडक्ट में, और प्लस हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है, अगर वो प्रोडक्ट 10 रुपये का बना है तो हमारा 5 रुपये प्रॉफिट होके हम जो प्राइस सेट करेंगे वो कितना करेंगे, 15 करेंगे। तो ऐसे जब हम प्राइस सेट करते हैं तो उसे कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसमें क्या लेते हैं, हम सारी कॉस्ट का एग्रीगेट लेते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक प्रोडक्ट था, उसको बनाने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में 30 कॉस्ट आ रही थी, फिर उसको आगे सेल करने में, उसका प्रमोशन करने में, एडवर्टीजमेंट देने में, लोगों को ऑफर देने में, उसके बारे में कम्युनिकेट करने में, जब मार्केट में हम उस प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं तो ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में 4 रुपये खर्चा आ गया। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगा रहे हैं, तो उसमें आ गया हमारा 6 रुपये खर्चा। तो इन सारी कॉस्ट को मिलाकर प्रोडक्ट कितने का बन गया, 40 रुपये का। फिर हमने उसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया और प्रॉफिट कितना था हमारा, 10 रुपये का, तो प्रोडक्ट कितने का हो गया, 50 रुपये का। तो यही होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अब बात करूँ इसी के दूसरे पार्ट की, है इसमें प्राइस को कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है, जितनी भी आपकी प्रोडक्ट बनाने में प्रोडक्शन कॉस्ट आई है उतनी ही आप प्राइस रख देते हो। आपको इसमें प्रॉफिट नहीं कमाना, लॉस नहीं कमाना। आप क्या करोगे, एक ऐसा लेवल ऑफ प्रोडक्शन करोगे जिससे आपकी जितनी भी टोटल कॉस्ट है वो कवर हो जाए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो सेल्स रेवेन्यू है, जो भी आप कमाई कर रहे हो, वो उतनी करोगे जितनी आपकी कॉस्ट लग रही होगी। प्रोडक्ट को बनाने में जो भी कॉस्ट लगी है ना, उतने की ही आप सेल करते हो, उतने ही प्राइस को जब सेट करते हो, जहाँ पे टोटल सेल्स रेवेन्यू बराबर हो जाती है टोटल कॉस्ट के, उतनी ही यूनिट प्रोड्यूस करते हो। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट, इनको हम यूनिट्स में निकालते हैं। हमें कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है कि हम क्या करें, हम अपने प्राइस को सेट कर पाएँ। इसका जो फॉर्मूला है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लेना, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस में से जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके यहाँ पे लिख दो और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के साथ डिवाइड कर दो। इससे आपकी यूनिट्स निकल जाती है कि आपको कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, जिससे आप अपना टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट को कवर कर सको। ना तो आपको प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं।
अब आता है हमारा दूसरा मेथड है डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग। डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग में जो सबसे पहले आता है वो आता है डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट के प्राइस को इस तरीके से सेट किया जाएगा कि वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, उनके प्राइस को अलग अलग सेट किया जाता है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सके, ठीक है, अलग अलग मार्केट सेगमेंट पे काम कर सके, अलग अलग कस्टमर के साथ डील कर सके। वो इसलिए ऐसा करते हैं, अलग अलग प्राइजेस अपने प्रोडक्ट का इसलिए रखते हैं कि ताकि उनकी डिमांड बढ़ जाए, उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रेवेन्यू को जनरेट करें, प्रॉफिट को जनरेट करें, जो जितना केपेबल है पे करने में वो उतना पे कर पाए और इनकी डिमांड भी बढ़ पाए। तो इस तरीके से प्राइस को सेट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में महंगी सीटें भी होती हैं और सस्ती सीटें भी होती हैं। ऐसी एयरलाइन में भी महंगी सीटें होती है और सस्ती सीटें भी होती है। ये हुआ डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग का डिफरेंशियल प्राइसिंग। अब बात करती हूँ इसकी नेक्स्ट पॉइंट की, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, कस्टमर की सोच के हिसाब से इसका प्राइस सेट किया जाता है। आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, जैसे आपने कुछ भी बनाया, ठीक है, आपने बना दिया आइसक्रीम। अब आपने आइसक्रीम के प्राइस को इस तरीके से सेट करना है कि आपके कस्टमर को वो वर्थ इट लगे कि हाँ वो ठीक पैसे दे रहा है इसके। आप तो अंधाधुंध चार्ज कर सकते हो क्योंकि आप तो सेलर हो, बेचने वाले हो, आपको तो फायदा ही चाहिए, लेकिन कुछ इस तरीके से प्राइस को सेट करो जितना कस्टमर इसको वर्थ इट समझे, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ इतना का प्राइस इसका सही है, इससे ज़्यादा या इससे कम का नहीं हो सकता, ठीक है। उनकी जो भी वो उस प्रोडक्ट से परसीव कर रहे हो वैल्यू, जो भी उस प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो उतना प्राइस सेट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एप्पल के प्रीमियम प्राइसिंग, एप्पल की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे हम महंगा ही सोचेंगे ना, वो हमें उतनी वैल्यू भी तो, इतनी फीचर भी तो, उतनी क्वालिटी भी तो, उतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी भी तो दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्राइस सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग का मतलब जो हमारे कॉम्पिटिटर को देखते हुए हम प्राइसों को सेट कर रहे हैं। जो गोइंग रेट प्राइसिंग का मतलब मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से जब प्राइस को सेट किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं गोइंग रेट प्राइसिंग। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ये किस पे बेस्ड होता है, गोइंग रेट पे, जो मार्केट में रेट चल रहा है और हम मार्केट में रेट अगर अदलता बदलता है तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ईजी टू इम्प्लीमेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि रिड्यूस प्राइस कॉम्पिटिशन। हमारे कॉम्पिटिटर का भी उतना ही है, हमारा भी उतना ही है, तो हम दोनों के बीच में प्राइस को लेकर क्या ही कॉम्पिटिशन होगा, तो घट जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा है कि मैकडोनल्ड ने प्राइस सेट किए थे अपने बर्गर के, ठीक है, अपने बर्गर के कुछ प्राइस सेट किए थे, लेकिन उसने क्या देखा कि बर्गर किंग एंड केएफसी ने अपने प्राइस के साथ छेड़छाड़ की है, तो उसने बर्गर किंग के हिसाब से, केएफसी के हिसाब से अपने प्राइस को मार्केट के हिसाब से जब एडजस्ट कर लिया, जो मार्केट में गोइंग रेट चल रहा है उसके हिसाब से जब एडजस्ट कर लिया, तो उसे ही बोलते हैं हम गोइंग रेट प्राइस। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो प्राइस डिटर्मिनेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो सारे रीजन जो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उन्हीं रीजन, उन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वैल्यू टू बायर, मतलब उस प्रोडक्ट की कीमत उतनी लगनी चाहिए जितना उसका प्राइस है, ठीक है। अब एप्पल की स्मार्ट वॉच है, ठीक है, वो कॉल रिसीव करती है, हार्ट रेट चेक करती है, चेक फिटनेस ट्रैक करती है, ऐसी ही उसकी एक ब्रांड वैल्यू भी है एप्पल की, तो ऐसे में उसका प्राइस हम 100 रुपये नहीं रख सकते, उसकी वैल्यू के हिसाब से हमें उसका प्राइस रखना पड़ेगा, ठीक है। उसकी ब्रांड वैल्यू देखनी पड़ेगी, उसके इतने सारे फीचर देखने पड़ेंगे, तो उस प्रोडक्ट की ना वैल्यू बायर को लगनी चाहिए कि उतने प्राइस में सही है। ऐसा नहीं लगना चाहिए तो बेकार है, इतने प्राइस में बेकार है, नहीं। तो अगर वैल्यू उसे लगती है, तो अगर वो फील करता है तो तभी डील होगी। कस्टमर को लगना चाहिए कि उसने जो प्रोडक्ट परचेज किया है वो उस प्राइस के अकॉर्डिंग ही है, उससे प्राइस डिसाइड किया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि उसको प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आई है, रॉ मटेरियल में कितना खर्चा हुआ है, लेबर में, ट्रांसपोर्टेशन में, इन सब में जितना भी खर्चा हुआ है उसमें कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है, ठीक है। वो अपने खर्चे भी तो कवर करेगी, तभी तो वो प्राइस डिसाइड करेगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी प्राइस डिसाइड होता है। तीसरा है कंपटीशन। देखो, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और आपका प्रोडक्ट यूनिक भी नहीं है, तो ऐसे में हमें हमारे प्रोडक्ट का प्राइस लो रखना पड़ेगा। वहीं पर हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर ही नहीं है, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट भी बहुत यूनिक वैल्यू दे रहा है, तो ऐसे में प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखना चाहिए। तो कॉम्पिटिशन भी डिसाइड करता है प्राइस क्या होना चाहिए। फिर होता है लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर में ये सारे फैक्टर इंक्लूड है, जैसे कि टैक्स हो गया, जीएसटी हो गई, प्राइस कंट्रोल लॉज हो गए, ट्रेड रेगुलेशन हो गई, ये सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है। जैसे कि पेट्रोल पर बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से पेट्रोल का जो प्राइस है वो हाई है, तो ये गवर्नमेंट की वजह से हुआ, ठीक है, उस पर टैक्स देना पड़ा। ऐसे ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बना सकते हैं ताकि पब्लिक का एक्सप्लॉइटेशन ना किया जा सके। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इससे ऊपर तुम प्राइस सेट नहीं कर सकते, इससे नीचे नहीं कर सकते, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट जो है सही
प्राइस के साथ बिक सके। तो ऐसे कुछ लॉज हैं, लीगल फैक्टर है जो प्राइस को डिसाइड करने में मदद करता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो कि है मार्केटिंग फैक्टर। अब कंपनी ने उस प्रोडक्ट पर इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट लगाई थी, ब्रांडिंग करी थी, पैकेजिंग करी थी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी कुछ खर्चा आया होगा, तो ये सारे खर्चे भी तो पूरे करेगी ना कंपनी। जब ये सारी कॉस्ट को कवर करेगी उसके बाद वो प्राइस सेट करेगी अपना प्रॉफिट ऐड करके, ठीक है। तो ऐसे प्राइस डिसाइड किया जाता है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं जो कि है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कहानी बतानी है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, कितनी तरह के होते हैं, ठीक है, उनके क्या काम होते हैं, फिर मिडल मैन का क्या रोल होता है, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो, जब मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाता है कंपनी में, फैक्ट्री में जब प्रोडक्ट बनता है तो उसको अब डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा, कंज्यूमर तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा। तो वो रास्ता, वो माध्यम, वो तरीका जिसके थ्रू कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाया जा रहा है, उसी पाथ को चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए जो रास्ता, जो माध्यम, जो तरीका यूज़ किया गया, बस उसी को हमने बोल दिया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग तरीके के मिडल मैन होते हैं, जैसे कि रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, एजेंट हो गया। बस इसी पाथ को हम बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने यहाँ पे भी यही लिखा है, वो नेटवर्क जिसके थ्रू हम एक गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कितनी तरह के वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट चैनल। इसमें कोई भी मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं है, ना ही रिटेलर है, ना ही होलसेलर है, ना ही कोई एजेंट है, ठीक है। डायरेक्टली कंपनी क्या कर रही है, अपने माल को कंज्यूमर तक पहुंचा रही है बिना मिडलमैन के। इससे होगा क्या, जो मिडलमैन का खर्चा है वो बचेगा और प्रोडक्ट सस्ता होगा और कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा और डायरेक्ट कनेक्शन भी कंज्यूमर के साथ बन पाएगा। जैसे हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा जो डोर टू डोर सेल किया जा सके, ऑनलाइन सेलिंग की जा सके। अब इसमें कंपनी पहुंचा कैसे रही है, या तो उसका खुद का एक सेल्समैन होगा, ट्रेवलिंग सेल्समैन होगा, या फिर उसका खुद का एक रिटेल शोरूम होगा, या फिर मेल ऑर्डर के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू कंपनी क्या कर रही है, डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्ट कर रही है और अपने माल को डिलीवर कर रही है, ठीक है। इसमें कोई भी मिडल मैन नहीं है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट में मिडल मैन आ जाते हैं, ठीक है। इसके भी ना 3 लेवल्स होते हैं, एक होता है 1 लेवल, एक होता है 2 लेवल, एक होता है 3 लेवल। 1 लेवल में एक मिडल मैन होगा, 2 लेवल में 2 मिडल मैन होंगे और 3 लेवल में 3 मिडल मैन होंगे, ठीक है। जो कंपनी के प्रोडक्ट को हम जैसे कंज्यूमर, जो एंड यूजर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उन तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे कि कंपनी ने कोई भी सामान बनाया है, वो क्या करेगी, बीच में इंटरमीडिएटरीज रखेगी, एक रिटेलर के थ्रू वो अपने माल को कंज्यूमर तक पहुंचाएगी, ठीक है। ये क्या करेगी, इसके साथ कनेक्ट करेगी, इसको डिलीवर करेगी अपना सामान, और फिर रिटेलर तो चप्पे चप्पे पे मिल ही जाते हैं आपको, गली मोहल्ले में बहुत सारी दुकानें होती है जो एंड कंज्यूमर्स को सामान दे रही होती है। तो हमारे जितने भी डेली के प्रोडक्ट होते हैं वो हमें कहाँ से मिल जाएंगे, रिटेलर से। और रिटेलर को कौन कांटेक्ट कर रहा है, प्रोड्यूसर। इसे बोलते हैं 1 लेवल। अब 2 लेवल में क्या होता है, अगर हमें बहुत सारी मार्केट को कवर करना है, ठीक है, लार्ज स्केल पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ऐसे केस में कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएटरीज रखने होंगे, मिडल मैन रखने होंगे, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अलग अलग होलसेलर को टारगेट करती है। अब अलग अलग होलसेलर क्या करेंगे, बहुत सारे रिटेलर को टारगेट करेंगे। अब ये इतने सारे एरिया में कंज्यूमर को टारगेट करेगी, ये इतने सारे एरिया में कंज्यूमर को, इतने सारे एरिया में, इतने सारे एरिया में, ऐसे करके एक लार्ज मार्केट कवर हो जाएगी। किसके थ्रू, 2 लेवल चैनल के थ्रू। अब आता है 3 लेवल चैनल। 3 लेवल चैनल में जब मार्केट बहुत ज़्यादा दूर होती है प्रोड्यूसर से, तो ऐसे केस में एक एजेंट रखा जाता है जो कंपनी के बिहाफ पर काम करेगा, कंपनी के प्रोडक्ट को होलसेलर तक पहुंचाएगा, होलसेलर रिटेलर को पहुंचाएगा और रिटेलर एंड कंज्यूमर को पहुंचाएगा, हम जैसे कंज्यूमर को, ठीक है। एजेंट क्या काम करेगा, कंपनी का सारा काम करेगा, वो अलग अलग होलसेलर से कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए 3 लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू हम कंज्यूमर गुड सर्व कर रहे होते हैं हमारे एंड कंज्यूमर को, जो गुड कंज्यूम करने वाले हैं। उसमें हम किसी भी तरह कर सकते हैं। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, 1 लेवल भी होता है, 2 लेवल भी होता है, 3 लेवल भी होता है, और कंपनी चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकती है। तो कंज्यूमर गुड्स अगर हमें कंज्यूमर तक पहुँचाने,
तो हम रिटेलर के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं, होलसेलर के थ्रू भी और एजेंट के थ्रू भी। अभी ऊपर ऊपर पढ़ के आए ना, ये सारा इसी में आएगा, ठीक है। अब बात करूँ, अगर हमारा जो सामान है वो इंडस्ट्रियल गुड है और हमारे जो कस्टमर है वो भी इंडस्ट्रियल बायर ही है जो आगे रीसेल करेंगे, ठीक है। हमारी जो कंपनी है वो ऐसे बायर्स चुनती है जो आगे प्रोडक्शन करेंगे, आगे भी रीसेल करने वाले हैं, वो एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा रहे, वो खुद का बिजनेस करने वाले हैं, तो उन्हें बोलते हैं इंडस्ट्रियल बायर। ऐसे केस में ट्रेन पर्सन चाहिए होते हैं, इंडस्ट्री के खुद के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, और डायरेक्ट या कंपनी सेल कर देती है किसको, इंडस्ट्रियल बायर को, बीच में कोई मिडलमैन होता ही नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल है जो एक कंपनी दूसरी कंपनी को या एक फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री को दे रही है, इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कार मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स हैं, ठीक है। अब उस पार्ट से कार बननी है जो बनाएगी दूसरी, तो ऐसे केस में, या फिर स्टील की सप्लाई करनी है, मतलब ऐसे केस में हम ये सारे लोग रखते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट्स, और डायरेक्ट सेल कर देते हैं या फिर इंडस्ट्रियल बायर को। फिर आता है ऑनलाइन के थ्रू, मतलब जो कंपनी होती है ना, जो प्रोड्यूसर होता है जहाँ पे माल बन रहा है, वो वेबसाइट या ऐप के थ्रू कंज्यूमर को टारगेट करती है। अब कंज्यूमर क्या, या तो वेबसाइट पे जाता है, ऐप पर जाता है, और फिर उसे माल डिलीवर हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट कंपनी की खुद की वेबसाइट होती है, इसके थ्रू सेल किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि मल्टी चैनल का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कंपनी सेम टाइम पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती है, वो खुद की वेबसाइट भी यूज़ कर रही है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है, अलग अलग रिटेलर्स की शॉप यूज़ कर रही है, या फिर खुद के उसके रिटेलर शोरूम होंगे, होलसेलर का यूज़ कर रही है, अलग अलग चैनल का यूज़ कर रही है एक ही समय पर, उसे बोलते हैं मल्टी चैनल, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे फंक्शंस के बारे में, ठीक है। इस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के क्या फंक्शन है, मतलब बात कर रहे हैं हम वो पाथ के बारे में जो अभी हम पढ़कर आए थे, उसमें मिडल मैन थे ना, होलसेलर, रिटेलर थे ना, उनके क्या क्या काम होते हैं, वो क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहला आता है ट्रांजैक्शनल फंक्शन। ट्रांजैक्शनल मतलब लेन देन वाला फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोडक्ट बना रहा होता है, वो ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा है होलसेलर को, होलसेलर ट्रांसफ़र कर रहा है रिटेलर को। तो ये कैसे फंक्शन है जिसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, लेन देन हो रहा है। अब यहाँ पे जितने भी होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, वो क्या करते हैं, कंपनी से खरीदने का काम करते हैं। तो पहला फंक्शन हो गया बाइंग का, वो अलग अलग कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं ताकि वो एंड यूज़र्स को दे सके। फिर वो सेल भी करते हैं, हमारे एंड यूज़र जो कंज्यूम करते हैं ना प्रोडक्ट, उनको सेल भी कर रहे होते हैं, कौन, होलसेलर और रिटेलर, ठीक है। और वो रिस्क बियर करने का भी काम करते हैं। कभी कभी गुड्स ऐसे होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिनको ज़्यादा दिन स्टोर करके रखा नहीं जाता, जैसे कि मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गई, वेजिटेबल हो गई। तो ऐसे में अगर वो सड़ती हैं, ख़राब होती हैं, उनके प्राइस गिरते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो रिस्क कौन बियर करेगा, हमारे मिडलमैन, होलसेलर, रिटेलर बियर करेंगे, ठीक है। तो ये हुए ट्रांजैक्शनल फंक्शन जो मिडलमैन निभाते हैं। फिर आते हैं लॉजिस्टिकल फंक्शन। लॉजिस्टिकल फंक्शन का मतलब मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट, गुड की मूवमेंट से लेकर उनको हैंडल करने में वो कौन कौन से काम करते हैं। तो सबसे पहले असेंबलिंग, जैसे कि देखो जो होलसेलर होता है ना, वो अलग अलग सप्लायर से, अलग अलग कंपनी से क्या लेकर आता है, माल लेकर आता है, इकट्ठा करता है, उसे बोलते हैं असेंबलिंग करना, ठीक है। फिर वो माल जब ले आता है तो उसे स्टोर करके भी तो रखेगा गोडाउन में स्टोर करेगा, और जैसे जैसे वो रिटेलर को बांटना चाहे वो वैसे वैसे बांटेगा, लेकिन उससे पहले स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो स्टोरेज की फैसिलिटी देता है। ग्रेडिंग करता है, ग्रेडिंग का मतलब माल को पहले छाटेगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए वो सेब लाया है, वो अलग अलग मैन्युफैक्चर से, तो अब क्या करेगा, छाटेगा, ग्रेडिंग करेगा। जितने भी शाइनिंग बड़े बड़े एप्पल होंगे जो फ्रेश लग रहे होंगे उसको ए ग्रेड दे देगा और एक ग्रेड वाली क्वालिटी में रख देगा, और जितने भी थोड़े छोटे छोटे एप्पल होंगे, ज़्यादा शाइनिंग वाले भी नहीं होंगे, उसको बी ग्रेड दे देगा। तो यहाँ पे ग्रेडिंग करता है, क्वालिटी के हिसाब से उनको अलग अलग करता है, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके वो माल को रिटेलर तक भी पहुँचाता है। तो ये सारी फैसिलिटी कौन देता है, एक होलसेलर देता है। तो होलसेलर के ये सारे काम होते हैं। उसके बाद वो निभाता है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। फैसिलिटेटिंग फंक्शन का मतलब जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, प्रोसेस को चलाने का काम कर रहे हैं, प्रोसेस में हेल्प करने का काम कर रहे हैं, मतलब हेल्पिंग फंक्शन। अब उसके क्या क्या हैं, वो फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जो होलसेलर होता है ना, वो एक तो मैन्युफैक्चर को भी एडवांस पेमेंट कर देता है जिससे वो माल लेकर आता है। अगर वो रिटेलर को दे रहा है ना, तो क्रेडिट पे भी दे देता है। तो एक फाइनेंसिंग की फैसिलिटी दे रहा है वो रिटेलर को भी और मैन्युफैक्चरर को भी। साथ में मार्केट की इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, क्योंकि वो मिडल मैन है। अब रिटेलर से कनेक्ट करेगा, मार्केट में चल क्या रहा है, कस्टमर का क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है,
कैसे कैसा फीडबैक आ रहा है प्रोडक्ट के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन रिटेलर से उठाएगा और मैन्युफैक्चरर को दे देगा कि आपके प्रोडक्ट में ये खराबी है, ये बातें चल रही हैं। तो मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, ये मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करवाता है। फिर पोस्ट सेल सर्विसेज भी देता है। पोस्ट सेल सर्विसेज का मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज। जब ये सेल कर देता है तो रिटर्न की, एक्सचेंज की फैसिलिटी भी देता है। कौन? होलसेलर। साथ में प्रमोशन और गाइडेंस भी देता है। रिटेलर को समझा के आता है कि प्रोडक्ट कैसे आप शेल्फ पर रख सकते हैं, आप सजा सकते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रमोट हो सके, लोगों की नज़र में आ सके, और कैसे आपको बेचना है, गाइडेंस भी देता है, ठीक है। जितनी भी मैन्युफैक्चरर से उसे डिटेल मिली है वो सारी रिटेलर को देता है, ऐसे ही यहाँ से उठाकर वहाँ देता है। तो ये सारी फंक्शंस भी परफॉर्म करता है एक होलसेलर। अब बात करते हैं रोल ऑफ मिडलमैन के बारे में। मिडलमैन वही हमारे होलसेलर और रिटेलर के बारे में बात कर रहे हैं। इनका क्या रोल है, ये क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, प्रोडक्ट को और ज़्यादा यूजफुल और कन्वीनियंट बनाते हैं, ठीक है। अब वो कैसे? इनकी खुद की कोई पैकेजिंग है तो ये पैकेजिंग करते हैं, टैग लगाते हैं, शॉर्टिंग मतलब छटाई करते हैं, छटाई करने के बाद ग्रेड देते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कैसे क्वालिटी वाइज ग्रेड दिए जाते हैं। तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट में। जैसे कि बहुत बल्कीनेस में ये सामान लेकर आए थे, बल्क में सामान लेकर आए थे, बड़े बड़े कट्टे लेकर आए थे चावलों के। अब जो एंड कंज्यूमर है वो तो बल्क में खरीदेगा नहीं, उसको जितनी ज़रूरत होगी उतना ही खरीदेगा। तो ये उनके लिए छोटे छोटे पैकेट बना देंगे 5-5 केजी के। तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को और ज़्यादा यूजफुल और कन्वीनियंट बनाने के लिए। दूसरा होता है इकोनॉमिक इन एफर्ट। इसका मतलब क्या कि जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, उनका वर्कलोड ये रिड्यूस कर रहे हैं। वो कैसे रिड्यूस कर रहे हैं? ये ना बहुत सारे कंज्यूमर से जुड़े हुए होते हैं, रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, बहुत सारे कंज्यूमर से जुड़े हुए हैं, इनके कॉन्टैक्ट बने हुए हैं, ठीक है। अब ऐसे में कंपनी को खुद अलग से कॉन्टैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे कस्टमर को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो एक्स्ट्रा वर्क है ना वो ख़त्म हो पा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ होलसेलर और रिटेलर की वजह से। उनका टाइम, उनकी कॉस्ट, उनका एफर्ट बच पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कवर करते हैं। अब जो भी कंपनी थी वो क्या करेगी, इधर 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 कवर कर लेगी। लेकिन कंपनी अगर होलसेलर से जुड़ती है, 3 होलसेलर से जुड़ेगी, ये अलग अलग रिटेलर से जुड़ेंगे, ऐसे कर करके ये अब एक रिटेलर बहुत सारे कंज्यूमर से जुड़ेगा, ऐसे ऐसे कर करके पूरी मार्केट नहीं कवर हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी होलसेलर होते हैं, रिटेलर तो चप्पे चप्पे पे मिल जाते हैं, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्रीज़ को कवर कर पाते हैं, जिससे प्रोडक्ट को रीच मिलती है, ठीक है। ये ना स्टोरेज की फैसिलिटी भी देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना अभी होलसेलर असेंबलिंग का काम करता है, वो अलग अलग सप्लायर से माल को उठा लाता है, लेकिन वो स्टोर भी तो करेगा गोडाउन में। जेठालाल गोडाउन में अपना माल रखता था, भूल गए? तो स्टोरेज की फैसिलिटी भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करते हैं। मैंने बताया ना कि मैन्युफैक्चरर को ये कैश पे करते हैं एडवांस में, और अगर रिटेलर को क्रेडिट पर सामान देना है तो वो भी देते हैं, रिटेलर एक साथ पेमेंट कर देगा। तो ये सारे रोल होते हैं किसके? एक मिडलमैन के। अब बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो चॉइस ऑफ चैनल चूज करने में हमारी मदद करते हैं। ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिस पर हम डिपेंड है कि हमें कौन सा चैनल यूज़ करना चाहिए, कौन सा चैनल कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ऐसे कौन कौन से रीजंस और कौन कौन से फैक्टर है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ना हम प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है पेरिशेबिलिटी। मतलब अगर प्रोडक्ट ऐसा है जो जल्दी ख़राब हो जा रहा है, जो क्विकली स्पॉइल हो जा रहा है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ऐसे में हमें शॉर्ट चैनल का यूज़ करना चाहिए। शॉर्ट चैनल का यूज़ करना चाहिए जो फास्ट चैनल भी हो, जो कंज्यूमर तक जल्दी सामान भी पहुंचा दे और सामान खराब होने से पहले यूज़ हो जाए। जैसे कि दूध हो गया, ठीक है, वेजिटेबल हो गई, फ्रूट हो गई, ये जल्दी खराब हो जाती हैं। तो ऐसे केस में हमें लंबा चैनल ना यूज़ करके, होलसेलर रिटेलर का ना यूज़ करके, कंपनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकती है कंज्यूमर से, ठीक है। या फिर शॉर्ट चैनल यूज़ कर सकती है, जैसे कि कंपनी क्या करे, रिटेलर से कॉन्टैक्ट करे, रिटेलर कंज्यूमर से कर देगा। दूसरा आता है बल्कीनेस। अगर सामान को बल्कीनेस में खरीदा जा रहा है, बहुत ज़्यादा सामान हैवी है, बल्क में जा रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में बार बार कॉस्ट लग रही है, तो इससे अच्छा है कि ज़्यादा इंटरमीडिएटरीज ना रख के, ज़्यादा मिडलमैन ना रख के, कुछ ही मिडलमैन रखे जाए, ठीक है। या फिर जैसे कि सीमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है, अब वो कंस्ट्रक्शन साइट पे सीधा भिजवा सकती है, क्योंकि ये बार बार ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगेगी, होलसेलर पे जाएगा, होलसेलर फिर आगे कॉन्टैक्ट करेगा। इससे अच्छा है कंपनी खुद ही सीमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पर भिजवा दे, ठीक है। तो ऐसे में फ्यू इंटरमीडिएटरीज ज़रूरी होते हैं। अगर प्रोडक्ट टेक्निकल नेचर का है, जैसे हमें घर पे आरओ लगाना है, एसी लगाना है, तो इसके लिए हमें ट्रेंड एजेंट चाहिए होंगे, ठीक है। तो कंपनी क्या कर सकती है, होलसेलर रिटेलर जैसे चैनल का इस्तेमाल ना करके, जो खुद ही इंस्टॉल करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, तो ऐसे कंपनी खुद का सेल्समैन प्रोवाइड कर सकती है, ट्रेंड एजेंट दे सकती है, डायरेक्टली कंज्यूमर से कॉन्टैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से हम
चूज़ करते हैं कि हमारा चॉइस ऑफ चैनल कौन सा होने वाला है, लंबा होने वाला है, छोटा होने वाला है या डायरेक्ट होने वाला है। फिर आता है मार्केट कंसिडरेशन। मार्केट कंसिडरेशन का मतलब जो फैक्टर मार्केट से रिलेटेड है, मार्केट का क्या साइज़ है, कस्टमर कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। अगर कस्टमर का साइज़ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हर मार्केट में कस्टमर हैं आपके, तो ऐसे में हमें फिर लॉन्ग चैनल का इस्तेमाल करना है। लॉन्ग चैनल मतलब वही, पहले कंपनी क्या करेगी, होलसेलर से कॉन्टैक्ट करेगी, होलसेलर रिटेलर से करेगा, रिटेलर फिर कंज्यूमर से करेगा। वहीं पर अगर आपकी मार्केट उतनी बड़ी नहीं है, आपके कुछ ही बायर्स हैं, जैसे कि आपकी इंडस्ट्रियल बायर हैं जो अपने प्रोडक्शन के लिए आपसे सामान खरीदते हैं एक ही बार में, तो ऐसे केस में फिर आप शॉर्ट चैनल का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट आता है उनका बाइंग पैटर्न क्या है। अगर वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में खरीदते हैं, जैसे हम जैसे कंज्यूमर हैं, वो ना शैम्पू का एक एक पाउच खरीद के लाते हैं, तो ऐसे केस में फिर हमें ज़्यादा मिडलमैन चाहिए होते हैं, क्योंकि वो स्टोरेज फैसिलिटी देते हैं। अब रिटेलर के पास क्या होगी, ऐसी फैसिलिटी होगी जो सामान को स्टोर करके रखेगा। तो ऐसे केस में जिस भी दिन हमें शैम्पू चाहिए होगा, हम तुरंत दुकान पर जाएंगे और रिटेलर से खरीद के ले आएंगे। तो ऐसे केस में अगर कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न स्मॉल क्वांटिटी वाला है, तो लॉन्ग चैनल इस्तेमाल करें। कि या तो बाइंग पैटर्न लार्ज है, वो एक ही बार में इकट्ठा खरीद लेता है, जैसे एक हॉस्टल के लिए 100 किलो चावल चाहिए, तो वो डायरेक्ट मील से भी तो खरीद सकता है। तो ऐसे केस में फिर शॉर्ट चैनल इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि हमारे नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं। अगर वही हमारे पास बहुत ज़्यादा बायर्स हैं, तो हमें लॉन्ग चैनल का इस्तेमाल करना है। अगर हमारे बायर्स बहुत कम हैं, तो हम डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। अब आता है मिडलमैन कंसिडरेशन। इसका मतलब अगर एक जगह पर एक एरिया में अच्छे होलसेलर मिल रहे हैं, स्किल्ड होलसेलर मिल रहे हैं, रिटेलर मिल रहे हैं, तो हम वहाँ पे रख लेंगे, और नहीं मिल रहे तो खुद के शोरूम खोल लेंगे उस जगह पर। तो टाइप ऑफ मिडलमैन, किस तरीके का है मिडलमैन, उसके हिसाब से भी चैनल चूज़ किए जाते हैं। फिर कंपनी कंसीडर करती है अपनी कॉस्ट भी, जितना ज़्यादा इफेक्टिव, इफिशिएंट, चीपेस्ट चैनल होगा कंपनी यूज़ करेगी, जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा कंपनी नहीं यूज़ करेगी। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो डिसाइड करने में मदद कर रहे थे कि कंपनी को कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे 9th क्वेश्चन के बारे में। 9th क्वेश्चन कहता है कि प्रमोशन मिक्स किसे कहते हैं, उसके क्या कंपोनेंट होते हैं, उसके क्या रोल हैं, उसके क्या रेलेवेंस हैं, और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। प्रमोशन मिक्स डिसाइड करने में कौन से फैक्टर यूजफुल होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रमोशन टर्म को समझते हैं। प्रमोशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रमोशन करना। जैसे कि अगर मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, कंपनी जब तक उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएगी नहीं, अवेयर नहीं करवाएगी, तो लोग जानेंगे कैसे और खरीदेंगे कैसे। तो बस उसी चीज़ को प्रमोशन कहते हैं। जब कोई भी नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है, कस्टमर तक पहुंचाई जाती है, ताकि कस्टमर राज़ी हो उसको खरीदने के लिए, उसे ही प्रमोशन कहते हैं। जैसे कि सिल्क चॉकलेट आई जो कि कैडबरी ने लॉन्च करी, ठीक है, ओरियो सिल्क। अगर वो ओरियो सिल्क के बारे में ऐड नहीं देती या बताती नहीं, चीज़ें दिखाती नहीं, लोगों को अवेयर नहीं करवाती, तो क्या लोग उसे खरीदते। उन्हें पता होता कि मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट भी है। तो प्रमोशन का मतलब प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट को, ताकि कस्टमर को पता लग जाए कि ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब प्रमोशन मिक्स किसे कहते हैं। मिक्स का मतलब यहाँ पे समझ लो, मिक्सचर की बात हो रही है। बहुत सारे ऐसे टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, जिसके थ्रू हम प्रमोशन करने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन प्रमोशन मिक्स कहलाता है। मतलब प्रमोशन करने वाले टूल्स, ठीक है, टूल्स जिसके थ्रू हम प्रमोशन कर रहे हैं, उसी का सेट ऑफ कॉम्बिनेशन प्रमोशन मिक्स कहलाता है। ठीक है, अब जैसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू बता सकते हैं, पर्सनली सेल करके बता सकते हैं, ये वाली चॉकलेट आई है, तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। इनको कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो सबसे पहला तरीका है प्रमोट करने का प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी प्रमोशन किया जाता है। टीवी पर ऐड दिखाए जाते हैं, यूट्यूब पर भी ऐड आते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैनर आपको चलते चलते दिख जाते हैं। आप चल रहे होते हो, ऑटो पे पीछे एडवर्टीजमेंट दे रखी होती है, मेट्रो पर आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाती है ना। अलग अलग तरह की, अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट की जाती है। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट। आप ओरल या विजुअल मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो आपकी टारगेट पब्लिक को। ठीक है, उस चॉकलेट के बारे में बता रहे हो ताकि लोग खरीद सके, राजी हो सके। तो एडवर्टाइजिंग क्या होती है, एक पेड फॉर्म होती है जिसके लिए कंपनी पे करती है, और एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है। कहने का मतलब ये एक पर्सनल नहीं है, ये नॉन पर्सनल है, सबके लिए है, सबको बताया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट है, ताकि टारगेट पब्लिक उसके बारे में जान सके, अवेयर हो सके और उसको खरीद सके। बस इसी पब्लिक अनाउंसमेंट को जो ओरल या विजुअल मैसेज के थ्रू दी जा रही है, उसको एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है पर्सनल सेलिंग। हम क्या करते हैं, कभी कभी पर्सनली सेल भी करते हैं, फेस टू फेस। यहाँ पे इंटरेक्शन होती है बायर के बीच में और सेलर के बीच में। जब बायर और सेलर आपस में मिलकर कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, जो सेल पर्सन होता है वो राज़ी कर रहा होता है
कस्टमर को अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स के द्वारा, और कस्टमर कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाता है, इस प्रोडक्ट में ये है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो उन सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हुए जब अपनी कला से ये प्रोडक्ट सेल करता है ना, उसे ही बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। जैसे कि आप कहीं पे प्रॉपर्टी देखने गए हो, तो जो सेल पर्सन होगा वो आपको दिखाएगा, घर दिखाएगा। जो बिल्डर का सेल पर्सन है वो प्रॉपर्टी दिखाएगा, वो बताएगा कि लोन और पेमेंट का क्या क्या ऑप्शंस है, वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ के बारे में बताएगा। तो वहाँ पे पर्सनली एक बायर और एक सेलर मिल रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं पब्लिसिटी की। पब्लिसिटी का मतलब होता है जो फ्री में हो जाती है लोगों के द्वारा। कोई कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है अपनी इमेज को बनाने के लिए, ब्रांड इमेज को बनाने के लिए। जैसे कि कोका कोला है, कोका कोला ने डिसाइड किया कि वो बीच को साफ करेगी, ठीक है, लोकल बीच को। तो अब ये ना लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा ये खबर फैल जाएगी, वो भी फ्री में। ब्रांड की इमेज बिल्ड होगी, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल इस चीज़ को कवर करेंगे, लाइमलाइट बन जाएगी, ठीक है। उसी चीज़ को बस हमने बोल दिया पब्लिसिटी, जो फ्री में हो गई, जिसके लिए कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ा। अब बात करते हैं सेल्स प्रमोशन की। सेल्स प्रमोशन क्या? सेल्स प्रमोशन मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी नहीं आती, उसके अलावा जो एक्टिविटी बच जाती हैं उसको हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, बाय वन गेट वन ऑफर चला रहे हैं कि एक के साथ एक फ्री। कैडबरी की चॉकलेट दे रहे थे, उसके साथ सिल्क फ्री कर दी, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। या फिर अपने प्रोडक्ट के साथ एक गिफ्ट पैक कर दिया, ठीक है। या फिर हमने उस प्रोडक्ट का सैंपल दे दिया, या फिर कूपन दे दिया लकी ड्रॉ वाला, ठीक है। या फिर एक गिव अवे कर दिया, या फिर डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। ये सारी एग्जाम्पल किसके? सेल्स प्रमोशन के। सेल्स प्रमोशन वो एक्टिविटी होती है जिससे प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, इन तीनों को एक्सक्लूड करके, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग की। डायरेक्ट मार्केटिंग को अभी हम डिटेल में आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में चाहिए, कंपोनेंट के बारे में इसका सब चीज़ चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो टेलीग्राम पे एक PDF डाल रखी है, उससे ले लेना, उसमें मैंने सब कुछ लिख रखा है। और ये जो PDF है इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी। अब बात करते हैं रोल्स एंड रिलेवेंस के बारे में। देखो, कभी कभी ना हम फंक्शंस को ही इंपॉर्टेंस के पॉइंट बना के लिख सकते हैं पेपर में, क्योंकि जो फंक्शन होते हैं ना वही ज़्यादातर केसेस में इंपॉर्टेंस भी होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया रोल्स अलग बताने, रिलेवेंस अलग बताने। रोल्स का मतलब होता है वो फंक्शंस, वो क्या करता है, व्हाट इट डज, ठीक है। वहीं पर रिलेवेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, आखिर वो ज़रूरी क्यों है, क्यों मैटर करता है। तो यहाँ पे दो अलग अलग टर्म पूछी हैं, इसलिए हम दो अलग अलग तरह से आंसर देंगे। सबसे पहले फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि प्रमोशन क्या काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अवेयरनेस क्रिएट करना, कंज्यूमर के माइंड में, कस्टमर के माइंड में अवेयरनेस क्रिएट करना, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना, ज़्यादा से ज़्यादा बताना, और कौन सी ब्रांड का है उसके लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करना। दूसरा, कस्टमर को राज़ी करना, ठीक है, मनाना, कन्विंस करना कि वो प्रोडक्ट खरीदे। अब वो कैसे हो सकता है? बाय वन गेट वन फ्री से हो सकता है, कि एक पे एक चीज़ फ्री दे दी, या फ्री सैंपल दे दिया, जिससे अगर कस्टमर को पसंद आता है तो वो दोबारा लेगा। या फिर एडवर्टीजमेंट के थ्रू बार बार जब एडवर्टीजमेंट आती रहती है ना टीवी पर, बार बार सेम ऐड आता है, तो कस्टमर कहीं ना कहीं राज़ी होता है कि मुझे भी ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका तीसरा फंक्शन क्या है? ये सेल्स को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि अब लोग अवेयर हो चुके हैं, अब उन्हें समझ में आ गया, कन्विंस हो चुके हैं, जिससे क्या होती है वो खरीदेंगे, और खरीदने से सेल्स बढ़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट है कस्टमर को एजुकेट करना, मतलब वो प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, हफ्ते में कितनी बार यूज़ करना है। तेल के केसेस में होता है ना, ये वाला तेल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हफ्ते में 3 बार लगाना है। तो कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में, उसके यूज़, उसके फीचर्स के बारे में एजुकेट करना, ठीक है। और साथ ही साथ इसका फंक्शन है कि ब्रांड की इमेज को भी बिल्ड करता है। अब जो पब्लिसिटी करी थी, जैसे कोका कोला ने करी थी, बीच को साफ किया था, उससे ब्रांड की इमेज बनी थी ना। तो ये सारे फंक्शन होते हैं जो कौन करता है? प्रमोशन करता है। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव मार्केट, हमारे आसपास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए हमें बार बार एडवर्टीजमेंट देना, प्रमोशन करना, पब्लिसिटी करना ज़रूरी होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए प्रमोशन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, कस्टमर को अगर फर्म से लंबे समय तक कनेक्ट करके रखना है, इंगेज करके रखना है, हम चाहते हैं कस्टमर लॉयल्टी बनाना, तो ऐसे में प्रमोशन करते रहना ज़रूरी होता है। उन्हें बाय वन गेट वन फ्री देंगे, वो अपने आप खुश हो जाएंगे, लॉयल रहेंगे हमारी ब्रांड के साथ। नेक्स्ट है मार्केट में डिफरेंशिएशन क्रिएट करना, मतलब जब हम प्रमोशन करते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट देते हैं ना, तो इससे हम हमारे प्रोडक्ट की एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर पाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी ब्रांड अलग है हमारे कॉम्पिटिटर से, ठीक है। इसमें भी मदद मिलती है। और साथ में कस्टमर रिटेंशन भी बना रहता है। अब भाई उन्हें फ्री मिल रहा है तो कस्टमर तो रुकेगा ही रुकेगा ना, ब्रांड की इमेज अच्छी है, उसने इतनी सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो गई है कस्टमर के माइंड में, तो कस्टमर रिटेंशन बढ़ जाता है, मतलब कस्टमर रुकेगा।
अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो हमारे प्रमोशन मिक्स को इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रमोशन मिक्स डिसाइड करने में एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं। तो सबसे पहला आएगा प्रोडक्ट से रिलेटेड फैक्टर। अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है तो ऐसे में सिंपल प्रोडक्ट है, कोको कोला का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कोको कोला है, ठंडी कोको कोला है, पीकर मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे केस में एडवर्टाइजिंग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जैसे कि पूरा म्यूजिक सिस्टम सेटअप करना है, ठीक है, या फिर बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट है, कोई भी बहुत टीवी है, फ्रिज है, ऐसे केस में प्रोडक्ट को दिखाना, डिमॉन्स्ट्रेट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि लैंड वाले केस में घर देखने गए थे, घर को देखने के लिए, उसको खरीदने के लिए पर्सनली सेल करना पड़ेगा, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट काम नहीं आएगी। तो कॉम्प्लेक्स वाले प्रोडक्ट के केस में पर्सनल सेलिंग ठीक है और सिंपल वाले प्रोडक्ट के केस में एडवर्टाइजिंग ठीक है। दूसरा, प्रोडक्ट किस टाइप का है और किस प्राइस में है। अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चीप है तो हम हमारे कस्टमर को एडवर्टाइजिंग से राज़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन ज़रूरी हो जाता है, पर्सनली कन्वेंस करना पड़ता है सेल पर्सन को, एक बायर को, इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं कस्टमर रिलेटेड फैक्टर, मतलब अब कस्टमर कैसा है उससे रिलेटेड क्या क्या फैक्टर हैं। अगर हमारे पास मास मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, तो ऐसे में उस मास मार्केट को कवर करने के लिए हमें टीवी पर ऐड देना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक कवर हो जाए, पब्लिसिटी करनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खबर फैल जाए, ठीक है। सेल्स प्रमोशन करने पड़ेंगे, बाय वन गेट वन फ्री या फिर फ्री सैंपल्स, ये सब चीज़ें देने पड़ेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर हमारी मार्केट बहुत शॉर्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल बायर हैं, इंडस्ट्रियल बायर हैं कुछ ही, तो ऐसे में उनको पर्सनली सेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वो याद है ना, मैंने आपको बताया था कार मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स खरीदने हैं हमें, तो ऐसे केस में पर्सनली उनको दिखा के, बता के, समझा के दे सकते हैं। उनके लिए एडवर्टीजमेंट फिर ज़रूरी नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बाइंग डिसीजन किस टाइप का है। अगर वो रूटीन डिसीजन ले रहे हैं, अगर उन्हें एवरीडे प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो ऐसे केस में एडवर्टीजमेंट और सेल प्रमोशन ज़रूरी होता है। जैसे कि कोलगेट वर्सेस टूथपेस्ट। अब अपने आप को आगे दिखाने के लिए बार बार ये सारी ऐड हमें देनी पड़ेगी। अगर आजकल ना ऐड नहीं आ रही लक्स की, मैं लक्स के बारे में भूल गई हूँ, बहुत आती रहती थी, विराट कोहली की ऐड आती रहती थी ना, तो याद रहता था लक्स साबुन भी है, लेकिन आजकल आई नहीं। तो मुझे अचानक से कल याद आया था, एक कमेंट आया था क्योंकि मैंने पुराने में एग्जांपल दिया था। तो ऐसे ही अगर एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे रूटीन प्रोडक्ट के बारे में तो कस्टमर जो है ना भूल जाता है। अगर वहीं पे अगर कॉम्प्लेक्स डिसीजन ले रहा है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट को दिखाना, पर्सनली सेल करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फैक्टर। अब वो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है। अगर वो पुश स्ट्रैटेजी से अपना प्रोडक्ट सेल करता है, कहने का मतलब उसके पास पुश स्ट्रैटेजी है। शुरुआत में ही बताया था ना, पुश स्ट्रैटेजी क्या होती है, जहाँ पे धक्का लगाया जाता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। कस्टमर को नीड नहीं है लेकिन हम बेचना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड प्रमोशन कर सकते हैं। जो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, उनको ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे और आगे जाके बेचे, ठीक है। रिटेलर के पास अगर रखे रहेंगे, शेल्फ में रखे रहेंगे, तो कंज्यूमर अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये हो गई पुश स्ट्रैटेजी। वहीं पर अगर हमारी पुल स्ट्रैटेजी है, ठीक है, कस्टमर को खुद ही नीड है, तो ऐसे में हम सेलिब्रिटी द्वारा क्या कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट करवा सकते हैं, थोड़े बहुत फ्री गिफ्ट भी दे सकते हैं हम होलसेलर और रिटेलर को, हमारा काम चल जाएगा, कस्टमर को उस प्रोडक्ट की नीड है, ठीक है। फिर आता है ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। अगर हमारी ब्रांड नई है, मार्केट में नई आई है, किसी को पता नहीं है, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी ताकि लोग अवेयर हों उस ब्रांड के साथ। बहुत प्रमोशन करने पड़ेंगे, बहुत सारे बैनर्स लगाने पड़ेंगे, बिलबोर्ड्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, होर्डिंग्स लगाने पड़ेंगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो। हर जगह ऐड देनी पड़ेगी, ऑटो पे, मेट्रो पे, टीवी पे, यूट्यूब पे, ताकि हमारी ब्रांड के साथ लोग अवेयर हो पाए। बजट के हिसाब से भी चूज़ किया जाता है। अगर हमारी कंपनी का बजट बहुत ज़्यादा है तो ऐसे केस में हम एडवर्टीजमेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास बजट कम है तो हम कुछ ही मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, ज़्यादा मेथड फिर यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सारे पॉइंट थे जिसकी वजह से प्रमोशन मिक्स डिसाइड किया जाता है कि हमें किस तरीके से अपना प्रमोशन करना है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्विसेज किसे कहते हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं, सर्विस मार्केटिंग किसे कहते हैं और उसके क्या चैलेंजेस होते हैं। ये सब के बारे में अच्छे से इस क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्विसेज की। देखो, अभी तक हम इतना कुछ पढ़ते आ रहे थे, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, प्रोडक्ट को ये करना है, प्रोडक्ट को वो करना है, लेकिन प्रोडक्ट के अलावा भी एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सर्विसेज, जिसकी कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होती, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे ही तो बोलते हैं सर्विस, है ना। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, सर्विस के बारे में, तो मैं क्या दे रही हूँ आपको, सर्विस दे रही हूँ। मैं कोई आपको प्रोडक्ट नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, अपना लेक्चर दे रही हूँ, अपना टाइम दे रही हूँ, अपना एफर्ट दे रही हूँ। इसके बावजूद आप लोग लाइक नहीं करते।
मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं देते। अरे जिनको अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, वो डिसलाइक बटन दबा देते हैं, लेकिन जिनको अच्छी लग रही है वो तो अपने फ़र्ज़ पूरे करो यार। इतना अच्छा पेपर आया था एंटरप्रेन्योरशिप का, इतने सारे क्वेश्चंस मैच हुए थे, इसके बावजूद उस वीडियो पर लाइक देखना, मतलब लाइक की भूख तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब इतनी मेहनत पर इतने कम लाइक देख के ना बहुत हर्ट होता है। खैर, तो समझ में आया? फिजिकल फॉर्म नहीं है, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी, परफॉर्मेंस या एक्सपीरियंस है जो कस्टमर को दिया जा रहा है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सर्विस दे रही हूँ जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, घर नहीं ले जा सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है, उसे ही बोलते हैं सर्विसेज। अब सर्विस मार्केटिंग किसे बोलते हैं? सर्विस मार्केटिंग का मतलब होता है सर्विस को प्रमोट करना। जैसे हम वहाँ पे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे थे ना, वैसी सर्विस को प्रमोट करना, उसको बेचना और कस्टमर को खुश करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, बस उसे ही कहते हैं सर्विस मार्केटिंग, ठीक है। अब जैसे कस्टमर को वैल्यू देना, एक्सपीरियंस देना और उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ाना। जैसे कि एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर क्लीन रूम्स हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, 24/7 इमरजेंसी खुली ही रहती है, तो ये क्या है? सर्विस मार्केटिंग का पार्ट है। वो हॉस्पिटल अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर रहा है कि हमारे यहाँ पर क्लीन रूम्स हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, 24/7 इमरजेंसी खुली रहती है, ठीक है, बस उसे ही कहते हैं सर्विस मार्केटिंग। अब इसके फीचर के बारे में बात करते हैं, तो सर्विस कैसी होती है? इनटेंजिबल इन नेचर होती है। कहने का मतलब इसको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, टेस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे हम प्रोडक्ट को छू सकते हैं ना, वो टेंजिबल इन नेचर होते हैं, वैसे ये इनटेंजिबल होती हैं, जिसको ना तो छुआ, देखा और टेस्ट किया जा सकता है, ना ही स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट, हेट्रोजिनिटी। इसका मतलब क्या होता है? सर्विसेज अलग अलग होती हैं, वेरी करती हैं, अलग अलग कस्टमर को अलग अलग सर्विस दी जाती है, अलग अलग एम्प्लॉय अलग अलग सर्विस देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक सैलून में जाते हैं, तो आज उस एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है, ज़रूरी नहीं है वो कल भी वैसा ही रहे या उसका मूड वैसा ही रहे, जो कस्टमर आया उसका मूड वैसा ही रहे, तो अलग अलग हो सकती है, हमेशा सेम नहीं रहती सर्विसेज। आज उसे बाल काटने में बहुत अच्छा फील हुआ है, कस्टमर को मज़ा आ गया, लेकिन अगली बार जब वो आए तो क्या पता उसे मज़ा ही ना आए। नेक्स्ट की ना, प्रोडक्शन और कंजप्शन सर्विस का एक ही टाइम पर होता है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, अभी आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, ये प्रोडक्शन भी अभी हो रहा है और कंजप्शन भी अभी ही हो रहा है। बार बार जब हेयर कट करता है, आप तुरंत यूज़ कर रहे हो उस सर्विस को, ठीक है, आप तुरंत कंज्यूम कर रहे हो। पेरिशेबिलिटी का मतलब होता है इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। जैसे कि आज जो है ना, ऑफ सीजन चल रहा है, तो हॉस्टल खाली पड़े हैं, रूम्स खाली पड़े हैं, इसको हम फेस्टिव टाइम के लिए बचा के नहीं रख सकते। फेस्टिव टाइम पर क्या होगा? होटल भरा रहेगा, तब लोगों को होटल की ज़रूरत होती है, रूम की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में आज जो ऑफ सीजन चल रहा है, उसको, उस वाले रूम को हम स्टोर करके नहीं रख सकते। तो सर्विसेज पेरिशेबिलिटी मतलब कि सर्विस स्टोर नहीं हो सकती, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से चैलेंज है जो सर्विस मार्केटिंग में आते हैं। सबसे पहले इंटेंजिबिलिटी चैलेंज, मतलब कि इसको हम दिखा नहीं सकते, इसका सैंपल नहीं दे सकते, इसको प्रूफ नहीं करवा सकते कि इसकी क्वालिटी बढ़िया है। जैसे हम प्रोडक्ट के साथ करते हैं ना, उसको डेमो दे सकते हैं, उसकी क्वालिटी को जज करवा सकते हैं, वैसे सर्विस के केस में नहीं हो सकता, ठीक है। हेट्रोजेनिटी चैलेंज का मतलब होता है कि बार बार ना सर्विस अलग हो सकती है, ये एम्प्लॉय पर और कस्टमर पर डिपेंड करता है, हमेशा सेम हो ज़रूरी नहीं होती, तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिशेबिलिटी चैलेंजेस, मतलब सर्विस को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, इसलिए कभी कभी डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया ना, जब फेस्टिव टाइम चल रहा है, होटल के सारे रूम बुक है, उसी समय डिमांड और आ जाती है ना, और हम सप्लाई दे नहीं पाते, तो ये भी एक तरह का चैलेंज है, ठीक है। पीपल चैलेंजेस मतलब एम्प्लॉय का जो बिहेवियर होता है ना, वो भी सर्विस की क्वालिटी को ख़राब कर सकता है। हो सकता है एम्प्लॉय घर से लड़के आए हो, उसका मूड ही ना हो कस्टमर से उस तरीके से बात करने का, उसे गुस्सा आ रहा हो, या फिर हो सकता है हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा था लेकिन नर्स वहाँ की बेकार हो, रूड हो, तो ऐसे में पीपल भी चेंज कर देते हैं सर्विस क्वालिटी को। नेक्स्ट है फिजिकल एविडेंस चैलेंजेस। जैसे प्रोडक्ट के केस में उसका फिजिकल एविडेंस होता है, हम उसे छू कर क्वालिटी का पता लगा सकते हैं, ऐसे सर्विस के केस में नहीं होता। अब आप हॉस्पिटल गए हो, हॉस्पिटल में स्टाफ बहुत अच्छा है, ठीक है, स्टाफ बहुत अच्छा है, इसका प्रूफ हम नहीं दे सकते। अगर हमें उस सर्विस को फील करवाना है तो हम एम्बियंस, क्लीननेस, ये सब चीज़ें मेंटेन करके रख सकते हैं, लेकिन वहाँ की सर्विस का एविडेंस नहीं दे सकते, ठीक है, ये भी एक चैलेंज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है, ये बोनस क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना। प्रोडक्ट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? ओके, प्रोडक्ट क्या होता है? तो फिलिप कोटलर ने बोला था कि जो प्रोडक्ट है ना, वो कुछ भी है, एनीथिंग जो भी मार्केट में ऑफर किया जा रहा है अपने बायर्स को, ठीक है, जो खरीदने वाला है उसको ऑफर किया जा रहा है कुछ भी। प्रोडक्ट में सर्विसेज भी आते हैं और प्रोडक्ट भी आता है। मार्केट के अंदर जो भी चीज़ ऑफर की जा रही है कस्टमर की अटेंशन को पाने के लिए, एक्विजिशन के लिए, ठीक है, उनके कंजप्शन के लिए, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट और सर्विसेज, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में
तो प्रोडक्ट को 3 तरीके से बांटा जाता है। प्रोडक्ट को बांटा जाता है एक तो कि यूज़र कौन है, उसको यूज़ करने वाला कौन है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बांटा जाता है। एक वो कितने लंबे समय तक ड्यूरेबल हैं, चलेंगे, कितने लंबे समय तक वो प्रोडक्ट चलेंगे, उसके हिसाब से बांटा जाता है। और एक बांटा जाता है क्या वो टेंजिबल हैं, क्या उन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे 3 तरीके से प्रोडक्ट को बांट दिया गया। अब उसमें से सबसे पहले इन दोनों को बात कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे हैं। अब ड्यूरेबिलिटी का मतलब कितने लंबे समय तक वो चलने वाले हैं। ऐसे गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ऐसे गुड्स जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया। वॉशिंग मशीन हम एक बार लेके क्या फेंक देते हैं? नहीं, वो ऐसे गुड्स हैं जो हमें लंबे समय तक बेनिफिट देने वाले हैं, हमें फ़ायदा देने वाले हैं। तो इनको हम बहुत ध्यान से क्वालिटी वाइज, फीचर वाइज देख कर खरीद कर लेते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड ऐसे गुड्स होते हैं जो लंबे समय तक नहीं चलते, जिनको हम ईजिली कंज्यूम कर लेते हैं, जिनको खरीदते वक्त शायद हम इतना नहीं सोचते, जैसे कि हमारा टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया। ये ऐसे गुड्स होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते और इसमें हम ज़्यादा भी टाइम नहीं स्पेंड करते। इनकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट लाइफ होती है और इनकी लॉन्ग लाइफ होती है। अब बात करूँ टेंजिबिलिटी की बेसिस पे, तो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से गुड्स होते हैं? जितने भी आपके आसपास गुड हैं, कॉलगेट, टूथपेस्ट, है ना, ये सारे ही गुड्स कौन से गुड्स हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जिनको हम छू या देख नहीं सकते, जिनको हम सर्विसेज कहते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको क्या दे रही हूँ? सर्विसेज तो दे रही हूँ, ठीक है, मैं आपको प्रोडक्ट थोड़ी दे रही हूँ। तो ये ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ एक्सपीरियंस्ड कर सकते हो, फील कर सकते हो, इसको छू या देख नहीं सकते। अब ये मत कह देना मैम मैं पीडीएफ छू रहा हूँ, नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा। अब जो उसको यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे गुड्स को कैसे बांटा गया है। सबसे पहले आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर भी तो यूज़ करता है ना गुड को, और एक आती है इंडस्ट्री। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी तो यूज़ करती है ना गुड्स को। तो इस तरीके से 2 लोग हो गए गुड को यूज़ करने वाले। अब इनके बिना फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। कंज्यूमर गुड कौन से गुड्स होते हैं? जो कन्वीनियंस हो, शॉपिंग गुड हो और स्पेशलिटी गुड हो, इन तीनों को हमने क्या बोल दिया? कंज्यूमर के गुड बोल दिए। अब ये क्यों बोला? कन्वीनियंस गुड कौन से गुड्स होते हैं? कन्वीनियंस गुड वो गुड्स होते हैं जो ईजिली हमें कन्वीनियंस में मिल जाते हैं। जैसे कि हमें अभी कोई भी मैगी का पैकेट खरीद के लाना है तो हम लाला भैया की दुकान पे जाते हैं, बगल वाले पड़ोसियों की दुकान पे जाते हैं और ये वाले गुड को खरीद के ले आते हैं। ईजिली हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं, इनको ज़्यादा कंज्यूम करने में या फिर लाने में और भटकने में दिक्कत नहीं होती। ये हमें कंफर्ट देते हैं। अब जैसे कि ये सारे जो इतने भी ग्रॉसरीज के सामान हो गए, ये सारे गुड्स किसके अंदर आएंगे? कन्वीनियंस गुड के अंदर। शॉपिंग गुड्स, शॉपिंग गुड्स क्वालिटी वाइज खरीदते हैं, टाइम लगा के खरीदते हैं, ठीक है। इसमें ना हम क्वालिटी को, फीचर्स को प्रॉपर प्लानिंग करके जिन गुड्स को खरीदा जाता है अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए, उनको शॉपिंग गुड्स बोलते हैं। जैसे कपड़े वगैरह हो गया। स्पेशलिटी गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हम लाइफ टाइम में एक आध बार खरीदते हैं। जैसे कि कार हो गया, घर हो गए, फ्लैट हो गए, ऐसे गुड्स जिनको हम बहुत सोच समझ कर, बहुत टाइम लगा कर और बहुत लंबे समय तक जो चलते हैं, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं स्पेशलिटी गुड्स, ठीक है। यहाँ पे ना हमें सबसे कम एफर्ट लगाने पड़ते हैं, सबसे कम। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के बेसिस पे। इंडस्ट्री के बेसिस पे कौन कौन से गुड्स होते हैं? तो देखो, इंडस्ट्री के बेसिस पे जो गुड्स हैं वो होता है, सबसे पहले आता है हमारा ऑपरेटिंग सप्लाई। ऑपरेटिंग सप्लाई का मतलब जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको ऑपरेट करने में जो गुड इस्तेमाल होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑपरेटिंग सप्लाईज। इनकी शॉर्ट लाइफ होती है, ठीक है, जो ऑपरेशंस करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई मशीनरी चला रहे हैं तो फ्यूल हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गए, ये कुछ ऐसे गुड्स हैं जो हमें ऑपरेट करने में मदद करते हैं। रॉ मटेरियल तो आप जानते ही हो, कच्चा माल, जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, अपने फाइनल गुड्स को बनाते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन से कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। अब आता है एसेसरी इक्विपमेंट। एसेसरी इक्विपमेंट मतलब जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना कोई भी प्रोडक्ट, तो उसके साथ यूज़ होने वाले गुड्स को ही हम एसेसरी इक्विपमेंट बोलते हैं। जैसे कि स्पेयर पार्ट्स हो गए, टूल्स हो गए, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हो गए, गियर, पिस्टन, बेरिंग, स्क्रू ड्राइवर, सॉ ब्लेड्स, ऐसे सेंडिंग ड्रम्स, ये कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो हमें मैन्युफैक्चर करते वक्त, चीज़ों को चलाते वक्त ही उसके साथ साथ ही काम आते हैं, लेकिन इनकी कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब बात करती हूँ फैब्रिकेटिंग मटेरियल्स एंड पार्ट्स की। तो देखो, ये ना बिल्कुल ना थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल की तरह है। ये कौन से गुड्स होते हैं? ये भी ना इनसे ही हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अपने फाइनल गुड में जा रहे हैं। लेकिन ये जो गुड है ना, ये ऐसे गुड हैं जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड हैं। प्रोसेस का मतलब मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि जब हमने मार्केट से कॉटन लाए, कॉटन से फिर हमने उसका फैब्रिक बनाया, फैब्रिक से जब हमने कपड़ा बनाया,
तो इसको हमने बोल दिया रॉ मटेरियल, ठीक है। लेकिन ये पहले से प्रोसेस नहीं था, ये कच्चा माल था, कच्ची अवस्था में था, लेकिन ये प्रोसेस्ड हो गया। यहाँ पे जो फैब्रिक बन के आया वो प्रोसेस्ड है, ठीक है। अब इससे जो हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, फैब्रिकेटिंग मटेरियल बोलते हैं। और इंस्टॉलेशन का मतलब तो आप समझते ही हो, जैसे मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट जिससे जनरेटर वनरेटर जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं इसको अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो होते हैं इंस्टॉलेशन गुड्स। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें मैंने कुछ शॉर्ट नोट के लिए टॉपिक्स लिखे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूरल मार्केटिंग के बारे में। रूरल मार्केटिंग का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, रूरल एरिया, ठीक है। मतलब गांव के लोगों के लिए प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना, ताकि उनकी नीड्स पूरी हो सके, उसे ही हम बोलते हैं रूरल मार्केटिंग। अब गांव में आप 200 रुपए की शैम्पू की बोतल बेचोगे, नहीं बिकेगी, मुश्किल होगा वहां पे बिकना। लेकिन वहीं पर 1-1 रुपए वाले पाउच बेचोगे तो वो बहुत जल्दी से लोग खरीद लेंगे। तो गांव के हिसाब से प्लानिंग, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना ही रूरल मार्केटिंग कहलाती है। अब गांव की मार्केट ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा डाइवर्स और लार्ज होते हैं और दूर दूर जगहों पर फैले होते हैं, ठीक है। गांव के लोगों की परचेजिंग पावर जो है ना वो लो है, लेकिन धीरे धीरे ग्रो होती जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम, मोबाइल, इंटरनेट, बेटर रोड की वजह से अब उनकी बाइंग पावर बढ़ रही है, क्यों धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लोग खरीद पा रहे हैं। तीसरा, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टाइल भी डिफरेंट होता है। वो कैसे? देखो, अब अगर हमें शहर में ऐड देना है तो हम टीवी को टारगेट करेंगे, यूट्यूब को टारगेट करेंगे, सोशल मीडिया पर टारगेट करेंगे, है ना, लोगों को ईजिली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बड़े बड़े लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट की जाती है, ठीक है, वॉल पेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, मेला लगते हैं, लोकल लैंग्वेज में एड्स दिखाए जाते हैं, तो उनका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। और गांव के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल और वैल्यू फॉर मनी होते हैं। वहाँ के लोग शो ऑफ के लिए प्रोडक्ट नहीं खरीदते जैसे शहर के लोग खरीदते हैं, काम के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो गांव के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सिंपल और वैल्यू फॉर मनी बनाए जाते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? अगर रूरल मार्केटिंग करते हैं तो रूरल मार्केटिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो सबसे पहला कि यहाँ पे बहुत बड़ा फ्यूचर स्कोप है, ह्यूज मार्केट पोटेंशियल है। मतलब इंडिया में ना 65% पॉपुलेशन गांव के एरिया में रहती है, यहाँ पे बहुत बड़ा कस्टमर बेस मिल सकता है, ठीक है। तो प्रॉफिट अगर किसी कंपनी को कमाना है तो गांव की सेल से हो सकता है, यहाँ पे बहुत बढ़िया फ्यूचर स्कोप है, ठीक है। फिर आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का मतलब कंपनी के ग्रो करने के चांसेस बन जाते हैं। जब शहरों की मार्केट फुल हो जाती है तो कंपनियां गांव की तरफ शिफ्ट होती है, वहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि जितने भी सेल्समैन हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, शॉप, इन सब में नौकरी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और वहाँ का लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जाता है, वहाँ के लोग इनकम कमा पाते हैं, कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, एजुकेशन इम्प्रूव हो पाती है और हेल्थ भी बेटर होती है। तो ओवरऑल उनका लाइफस्टाइल बदल जाएगा अगर वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें गाँव के लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं और प्रमोशन करते हैं। तो अब बात करते हैं 4 A's के बारे में। देखो, रूरल मार्केटिंग के 4 A होते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है? मतलब जब भी कोई गांव वाला कंज्यूमर है ना और वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डिसाइड करता है तो वो 4 बातों पर डिपेंड करता है, वो 4 चीज़ें देखता है, तब वो एक परचेज डिसीजन ले पाता है। तो वो 4 चीज़ें कौन सी होती है? सबसे पहले आता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि उसके लिए वो प्रोडक्ट का प्राइस अफोर्डेबल होना चाहिए। जैसे कि गाँव में अगर 200 रुपये की शैम्पू की बोतल बेच रहे हैं ना, कम चांसेस हैं कि वो बिकेगी। वहीं पर अगर पाउचेस बेच रहे हैं 1-1 रुपए वाले तो लोग खरीदेंगे, क्योंकि गांव के लोगों की जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है। तो ऐसे केस में प्रोडक्ट का जो प्राइस होना चाहिए वो अफोर्डेबल होना चाहिए, तभी एक बंदा लेगा, ठीक है। दूसरा आता है एक्सेप्टेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि वो पसंद आना चाहिए गाँव के लोगों को, मतलब उनकी पसंद के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से वो प्रोडक्ट होना चाहिए ताकि वो ईजिली एक्सेप्ट कर पाए। वहीं पर अगर मॉडर्न परफ्यूम हम बेचेंगे तो गांव के लोग बहुत कम खरीदेंगे, उनका ध्यान उस पर जाएगा ही नहीं, इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे वो। लेकिन वहीं पर हमने एक ऐसा साबुन निकाला है जो मैल को अच्छे से साफ करता है, डिटर्जेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट वाला है, तो ऐसे में, या फिर आयुर्वेदिक है, हर्बल वाला है, तो वहाँ के लोग लेंगे उनके कल्चर के हिसाब से, ठीक है। तीसरा आता है अवेलेबिलिटी। मतलब वो प्रोडक्ट अवेलेबल भी होना चाहिए। वो भले ही कितना भी ऐड देख ले टीवी में, अगर वो उनके किराना स्टोर में अवेलेबल नहीं है तो वो प्रोडक्ट नहीं लेने वाले, ठीक है। गाँव का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो वीक होता है, कच्चे रोड होते हैं, इसलिए वो दूर दूर से प्रोडक्ट लाना पसंद नहीं करेंगे। अगर उनके स्टोर पर अवेलेबल होगी तो वो खरीदेंगे, नहीं होगी तो नहीं खरीदेंगे। चौथा आता है अवेयरनेस। वो प्रोडक्ट के बारे में अवेयर भी होने चाहिए, ठीक है। उनके पास अवेयरनेस भी होना चाहिए, ये प्रोडक्ट है, ये काम करता है, तभी वो खरीदेंगे, ठीक है। और गांव के लोगों को अवेयर कैसे किया जाता है? वॉल पेंटिंग्स लगाई जाती है, नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, मेला लगाए जाते हैं, फ्री सैम्पलिंग की जाती है,
टीवी और रेडियो में ऐड दिए जाते हैं तभी लोग अवेयर हो पाते हैं। तो ये थे 4 एज ऑफ रूरल मार्केटिंग जिसके थ्रू एक कंज्यूमर डिसीजन ले पाता है कोई भी सामान को खरीदने का। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मार्केटिंग की, जो कि है डायरेक्ट मार्केटिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, डायरेक्टली कंज्यूमर को अप्रोच किया जा रहा है। कौन कर रही है, कंपनी कर रही है, उसे ही हमने बोल दिया डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में जो मार्केटर होता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है कस्टमर के साथ बिना किसी मिडल मैन के, ठीक है। इसमें 2 वे इंटरैक्शन होती है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक मार्केटर है और एक बायर है जिनके बीच में इंटरैक्शन हो रही होगी। दूसरा मेजरेबल रिस्पॉन्ड। मेजरेबल रिस्पॉन्ड का मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्ड को मेजर किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है? अच्छा, उससे पहले मैं एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि आपके फ़ोन पर किसी भी दुकान का मैसेज आया और बोला है 50% ऑफ है आज शूज़ पर, ऑर्डर नाउ, और टेलीफोन नंबर दिया गया है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ डायरेक्ट मार्केटिंग का। आपके पास फ़ोन कॉल्स तो आती रहती है ना कि कोई बैंक बोलता है लोन का ऑफर है, यहाँ पे अप्लाई करो, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, टेलीकॉलिंग जिसे बोलते हैं। तो ये भी एग्जांपल है डायरेक्ट मार्केटिंग का, जहाँ पर डायरेक्टली कस्टमर को अप्रोच किया जा रहा है। तीसरा एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके ईमेल पर मैसेजेस आते रहते हैं, स्पेशल डिस्काउंट ऑन मोबाइल टुडे, ओनली टुडे, तो ये सारे आपको देखने होते हैं। ईमेल मार्केटिंग इसको बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग है जहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर के साथ अप्रोच की जा रही है, उसको बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ना ऐसे केस में ना हम ना रिस्पॉन्ड को ईजिली मेजर कर सकते हैं। क्या कस्टमर इंटरेस्टेड है, क्या उसने मैसेज पर क्लिक किया है, लिंक पर क्लिक किया है, कोई भी कूपन है उसको रिडीम किया है, फॉर्म फिल किया है, ये सारी चीज़ें हम तुरंत मेजर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में हमें तुरंत कस्टमर का रिस्पॉन्स पता लग जाता है, ठीक है। और ये ना लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कहीं पर भी डायरेक्ट मार्केटिंग हो सकती है। ऑफिसेज में भी हो सकती है, होम में भी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी हो सकती है, ईमेल के थ्रू भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। इसका मेन मकसद होता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स लेना कस्टमर से, ठीक है। जब हम डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं तो हमें तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है कि कस्टमर इंटरेस्टेड है या नहीं है। वो टेलीकॉलिंग जब करी तुरंत फ़ोन काट देते हैं, अरे यार इन्होंने और परेशान कर रखा है, क्रेडिट कार्ड ले लो, है ना। तो तुरंत हमें रिस्पॉन्स पता लग गया वो इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे एक डेटाबेस भी तैयार किया जा सकता है, डेटा बनाया जा सकता है कस्टमर्स का, कौन कौन इंटरेस्टेड है, कौन कौन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज लिखा था, ठीक है। अब उसके क्या क्या फ़ायदे हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के और क्या नुकसान है। सबसे पहला, हम यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर से रीच कर पाते हैं, मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं। यहाँ पे हमें तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाते हैं अगर वो इंटरेस्टेड होता है। ये सबसे कम कॉस्ट वाला होता है, इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं है क्योंकि मिडल मैन नहीं है, तो मिडल मैन का सारा खर्चा बच जाता है। और यहाँ पे ना डायरेक्टली क्योंकि एक मार्केटर वो कस्टमर से अप्रोच कर रहा है, तो एक बढ़िया सा रिलेशनशिप भी बिल्ड हो सकता है। अगर कस्टमर इंटरेस्टेड हो, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, कम्युनिकेशन स्टाइल बेटर हो, तो एक रिलेशनशिप भी बिल्ड हो जाता है। वहीं पर अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। हम कॉल काटते रहते हैं, वो लोग कॉल मिलाते रहते हैं, यार ये और हैं क्रेडिट कार्ड वाले, बार बार कॉल करके परेशान करते हैं, कभी मेल भेजते रहते हैं, कभी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, दिमाग मेरा ख़राब कर रखा है यार। तो कस्टमर कभी कभी इरिटेट हो जाता है। यहाँ पे ना रेट जो है ना रिस्पॉन्स का वो लो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आप किसी दुकान पे जाके कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हो, आपको सामने से अप्रोच किया जा रहा है, इसलिए जो रिस्पॉन्स होता है कभी कभी लो भी हो सकता है। हम विश्वास नहीं करते, हम सोचते हैं फ्रॉड कॉल भी तो हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। कॉम्पिटिशन हमारे लिए इसलिए हाई होता है क्योंकि यहाँ पे हम कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं, और ऐसे में बहुत कम चांसेस होते हैं कि कस्टमर हमारी बात मानेगा, समझेगा। तो हमारे लिए कंपटीशन यहाँ पे बहुत हाई सा हो जाता है। अब बात करते हैं ऐसे टूल्स के बारे में जिससे हम डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसकी मदद से आपकी वेबसाइट आप गूगल के टॉप पर सर्च करवा सकते हो, ठीक है, रैंक करवा सकते हो। मतलब कहने का, अगर किसी ने सर्च किया मुझे बेस्ट शूज़ चाहिए अंडर 15,000, तो आप चाहते हो आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर आए, तो ये वाला टूल आपको मदद करेगा आपकी वेबसाइट को सबसे ऊपर टॉप पर रैंक करवाने में, ठीक है। नेक्स्ट टूल है सोशल मीडिया का टूल, जिसके थ्रू हम बहुत सारे हमारे कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, हर कोई इन सब पे मौजूद होता है, तो यहाँ पे टारगेट करना इजी हो जाता है ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं इसको, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को कन्विंस करना, ठीक है। पूरे दिन लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, यहाँ पे ऐड भी बहुत जल्दी जल्दी दिखाए जाते हैं, डायरेक्ट कस्टमर भी बन पाते हैं। फिर होता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग मतलब आपके ईमेल के थ्रू कस्टमर को ऑफर दिए जा रहे हैं, अपडेट दी जा रही है, कोई न्यूज़ भेजी जा रही है, उसे बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। फिर आता है एनालिटिक्स टूल। इसका मतलब ये ऐसे टूल्स होते हैं जिसकी मदद से कितने लोगों ने वेबसाइट पर गए, कितने लोगों ने प्रोडक्ट देखा, कितने लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किया, कस्टमर का क्या बिहेवियर रहा, ये सारी चीज़ें इस टूल की मदद से हम पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मार्केटिंग के बारे में, जो कि है ग्रीन मार्केटिंग।
अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रीन। ग्रीन का मतलब एनवायरनमेंट से समझो, ठीक है? मतलब ऐसे प्रोडक्ट बनाना, ऐसी मार्केटिंग करना, ऐसी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना जिससे एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचे, उससे हानि ना हो, उसे हम बोलते हैं ग्रीन मार्केटिंग, ठीक है? हर वो एक्टिविटी जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंच रहा, कोई भी एनवायरमेंटल डैमेज नहीं हो रहा, वो ग्रीन मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है? अब चलो इसको धीरे धीरे समझते हैं कि इसका एम क्या होता है। यहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फाई तो करना होता ही होता है, साथ में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी होता है, यही इसका एम होता है। अब बात करते हैं फीचर के बारे में। तो कंपनी कैसा प्रोडक्शन कर रही है? इको फ्रेंडली प्रोडक्शन कर रही है। ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जिससे नेचर को नुकसान कम पहुंचे, जैसे पतंजलि का हर्बल प्रोडक्ट हो गई, ठीक है? कंपनी सेफ पैकेजिंग का यूज़ करने लग गई है, जैसे कि प्लास्टिक का यूज़ कम कर दिया, या फिर ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही है जो रिसाइकल हो सकती है। जैसे मैकडी ने क्या किया, पहले वो प्लास्टिक की स्ट्रॉ यूज़ कर रही थी, अब वो पेपर स्ट्रॉ यूज़ कर रही है। पैकेजिंग को आसान कर दिया, सेफ बना दिया। तीसरा होता है लेस वेस्ट एंड पॉल्यूशन, मतलब ऐसी चीज़ें करना जिससे लेस वेस्ट हो और पॉल्यूशन भी कम हो। जैसे टाटा मोटर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिए, ठीक है, जिससे पॉल्यूशन कम हो। जो ग्रीन मार्केटिंग है वो सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करती है, मतलब फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को सेव करती है, इस तरीके से वो यूज़ करती है ताकि आने वाली जनरेशन भी इसका यूज़ कर सके। तो ये सारे फीचर्स थे किसके? ग्रीन मार्केटिंग के। अब बात करते हैं ग्रीन मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं। देखो अब ना ग्रीन प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक रहे हैं क्योंकि लोग अवेयर हो चुके हैं, तो यहाँ पे बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक फ़ायदा है कि लोग अब खुद से ग्रीन प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। दूसरा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी निभा रही है, ग्रीन मार्केटिंग कर रही है जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, तो हमारी सोसाइटी इंप्रूव हो रही है, बेटर होती जा रही है। तीसरा, गवर्नमेंट का प्रेशर भी रिड्यूस हो रहा है क्योंकि खुद ही कंपनी ऐसी जिम्मेदारियां निभा रही है जिससे वो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन से, कंट्रोल से बच सकती है और हेल्थ भी सेव रखती है वो कंपनी सबकी, ठीक है? ये सारे फायदे होते हैं किसके? ग्रीन मार्केटिंग के। अब बात करते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि एक ऐसी मार्केटिंग जिसमें रिलेशनशिप बनाया जा रहा है कस्टमर के साथ, लॉन्ग टर्म रिलेशन, ताकि वो बाद में हमसे ही प्रोडक्ट खरीदता रहे, हमारी ब्रांड के प्रति लॉयल रहे, हमारा कस्टमर बना रहे और हमारा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जनरेट होता रहे, उसे ही हम बोलते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? इसमें एक कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन क्रिएट होता है, कस्टमर लॉयल होता है हमारी ब्रांड की तरफ और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाता है क्योंकि वो अब बार बार हमारे पास ही आने वाला है सामान को खरीदने के लिए, हमने फ्यूचर कस्टमर भी बना लिए हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है? इसमें बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है क्योंकि कस्टमर के डेटा को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जैसे कि CRM सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, जहाँ पे हम कस्टमर के डेटा को मेंटेन करके रख सकते हैं, और एम्प्लॉय को ट्रेन करना ताकि वो कस्टमर को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके, इसमें भी ट्रेनिंग में भी बहुत सारे पैसे चले जाते हैं। ये हर बिजनेस मॉडल के लिए भी सुटेबल नहीं होता, ठीक है? अगर आपको एक बहुत महंगा प्रोडक्ट बेचना है जो कस्टमर बार बार नहीं खरीदता, जैसे टूथपेस्ट है, वो तो बार बार खरीदेगा, जब जब खत्म होगा तब तब खरीदेगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कई सालों में एक बार खरीदे जाते हैं, तो ऐसे में रिलेशनशिप बनाने का क्या मतलब? मतलब ऐसे टूल्स पर पैसा खर्च करने का क्या मतलब, ठीक है? तो ये हर मॉडल के लिए सही नहीं होता। जैसे शादी का लहंगा लेना है, ठीक है, आप शादी के लहंगे सेल करते हो, तो ऐसे में रिलेशनशिप मार्केटिंग आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो नए नए कस्टमर होते हैं ना, वो भी इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे पुराने कस्टमर के डेटा को मेंटेन करना है, उनको बनाए रखना है ताकि वो फ्यूचर में बने रहे, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत नए कस्टमर के साथ इग्नोरेंस हो जाती है, इसे बोलते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। नाम से समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करवा देना कि वो भूले ही ना हमारे बारे में, हमारी कंपनी के बारे में, हमारी ब्रांड के बारे में, कस्टमर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करवाना, ठीक है? एक बार प्रोडक्ट सेल करना नहीं बल्कि उसे एक रियल एक्सपीरियंस देना ही, इसी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को हम एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग कहते हैं, जहाँ पर कंपनी एक मेमोरेबल और इंगेजिंग एक्सपीरियंस दे देती है हमारे कस्टमर को। जैसे कि आप किसी मॉल में घूमने गए हो, वहाँ पर एक ब्रांड थी जिसने अपनी स्टॉल लगा रखी थी और उस ब्रांड ने आपको बोला ये परफ्यूम आया है, बहुत मस्त परफ्यूम है, आप चेक करना, और आपने ना स्मेल थोड़ा सा लगाया परफ्यूम और चेक किया, उसकी खुशबू क्या ज़बरदस्त खुशबू थी, आपको मज़ा ही आ गया। मतलब यहाँ पे आपने उस चीज़ को फील किया, एक्सपीरियंस किया, आप इमोशनली इंगेज हो पाए, आप अपने पास्ट में चले गए जहाँ पे आपको बहुत कुछ याद आ गया, ये खुशबू तो जानी पहचानी है, ठीक है? तो ऐसा एक्सपीरियंस होता है एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, ठीक है? यहाँ पे सेंसरी एक्सपीरियंस करवाया जाता है, मतलब सेंस के थ्रू एक्सपीरियंस करवाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं? इससे हम ब्रांड के बारे में कभी नहीं भूलते और वो एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बन जाता है, लोगों के दिमाग में यादगार तरीके से बस जाता है वो एक्सपीरियंस, ठीक है? यहाँ पे एक कनेक्शन बन जाता है, ठीक है? एक इमोशनल कनेक्शन, वहाँ पे हम दिल से कनेक्शन फील कर पाते हैं वो परफ्यूम या और
बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था यार। मैं क्या बताऊँ तुझे, कैसे फ़ील करवाऊँ, वो परफ्यूम कितना अच्छा था, उसकी खुशबू मैं भूल नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे ना वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना आपको, वो अपनी सहेली को बता रही है, यार वो परफ्यूम बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे पब्लिसिटी फ्री में हो जाती है, ठीक है? अब इसके बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब हर किसी को हम परफ्यूम का टेस्ट करवाते रहेंगे तो हमारी शीशी नहीं खत्म हो जाएगी परफ्यूम की, ठीक है? और हो सकता है उस समय वो एम्प्लॉयी जो स्टॉल पे खड़ा है, वो अच्छा से बिहेव ना कर रहा हो, उसका बीवी का फ़ोन आया हो, वो बहुत गुस्से में बोली, "आज तुम घर आओ, बताती हूँ तुम्हें।" वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा कुछ लड़ाई-वड़ाई हो गई हो, तो ऐसे में वो थोड़ा-सा रूड तरीके से बात कर दे, तो ब्रांड की इमेज उस दौरान नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है? वो कस्टमर नेगेटिव तरीके से देखेगा उस ब्रांड को। यहाँ पर ना हमें ट्रेन्ड स्टाफ की ज़रूरत होती है, ताकि वो अच्छे से कस्टमर को हैंडल कर सके। और यहाँ पे कभी-कभी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा लग जाता है, तो हमेशा हमारे पास स्किल स्टाफ, ट्रेन स्टाफ हो, ये ज़रूरी नहीं होता। तो ये इसके सारे डिसएडवांटेज थे। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के बारे में। अब वो क्या होता है? आपको पता है, जब कंपनी अपने सारे मार्केटिंग टूल्स को, चाहे वो ऐड दे रही हो, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रही हो, सेल्स प्रमोशन कर रही हो, वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग कर रही हो, या शोरूम में मार्केटिंग कर रही हो, इन सब के थ्रू जब वो एक साथ एक ही मैसेज कन्वे करती है ना, उसे ही बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। मतलब वो बहुत सारे टूल्स के साथ मिलकर एक ही मैसेज को फॉरवर्ड कर रही है, आगे कन्वे कर रही है, उसे ही हमने बोल दिया इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सोचो, जोमेटो ना एक ऑफर चला रहा है 50% ऑफ का ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है? उसने ये ऑफर चलाया है, तो आप टीवी पर भी यही ऐड देख रहे हो कि जोमेटो का फर्स्ट ऑर्डर पर 50% ऑफ है। इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी आपने यही ऐड देख लिया, 50% ऑफ है फर्स्ट ऑर्डर पर। आपको एक नोटिफिकेशन आई है, उस पर भी आपने देख लिया 50% ऑफ है। आप वेबसाइट पर गए, वहाँ पे बैनर लगा हुआ था बाहर, आपने फिर से वो देख लिया 50% ऑफ है। तो हर जगह सेम मैसेज कन्वे कर रही है कंपनी, वो भी अलग अलग मार्केटिंग टूल से। उसे ही हमने बोल दिया इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, ठीक है? अब इसके फीचर के बारे में बात करते हैं। तो कंसिस्टेंसी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जैसा मैसेज अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कन्वे हो रहा है। इंस्टाग्राम पे हो, वेबसाइट पर हो, शॉप के थ्रू हो, पोस्टर के थ्रू हो, कंपनी एक ही मैसेज को कन्वे कर रही है, तो कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ये कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, मतलब कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग की जा रही है। कस्टमर हो सकता है इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हो, हमारा बाहर घूम रहा हो, ठीक है, या फिर यूट्यूब चला रहा हो, तो वो अलग अलग तरह के कस्टमर को अप्रोच कर पा रही है। उनकी नीड के हिसाब से वो जहाँ प्रेजेंट है, कंपनी ने वहाँ ऐड दे दिया। कस्टमर कहाँ चाहता है, कितनी आसानी से मिल पाता है, ऐसी अप्रोच है कौन? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। यहाँ पे ना बहुत सारे टूल्स को एक साथ यूज़ किया जा रहा है मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है? यहाँ पे क्लियर फ्लो हो रहा है। क्लियर फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैसेज सेम ही है, हर जगह आपको एक ही मैसेज देखने को मिल रहा है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रही। आपने ऐड देखा, वेबसाइट खोली, प्रोडक्ट देखा, आपको ऑफर मिला और आपने परचेज कर लिया। एकदम क्लियर फ्लो हुआ है मैसेज का, ठीक है? अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो जब आप बार बार हर जगह एक ही चीज़ देखते हो ना, इससे आपके दिमाग में कंपनी के लिए ना स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल इमेज दिखाई देती है। इससे कंपनी की एक ब्रांड इमेज बन जाती है आपके माइंड में, ठीक है? इनको ना बेटर रीच मिल पाती है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग मार्केटिंग टूल का यूज़ करके अलग अलग कस्टमर को टारगेट किया है, तो ये ज़्यादा मार्केट को कवर कर पाते हैं। इसमें ना कस्टमर का ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है, क्योंकि उसने एक ही जैसी ऐड हर जगह देखी है, ठीक है? तो कस्टमर को ना भरोसा हो गया, ये लोग जेन्युइन हैं, ठीक है? इससे ना हमारी सेल्स का जो रिजल्ट होता है वो भी इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि हमने इतने सारे लोगों को टारगेट कर लिया, इतने सारे लोगों पर रीच जमा ली अपनी, तो जिससे जो सेल्स होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो ये सारे फायदे होते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के। अब बात करते हैं हम लास्ट हमारे टॉपिक सोशल मार्केटिंग के बारे में, ठीक है? देखो, एक नॉर्मल मार्केटिंग में क्या होता है, कंपनी ना कोई प्रोडक्ट बेच रही होती है, मोबाइल बेच रही होती है, साबुन बेच रही होती है, कपड़े बेच रही होती है, उनका मेन मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाना। लेकिन अगर मैं बात करूँ सोशल मार्केटिंग की, तो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचा जा रहा। इनका मेन गोल प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। इनका मेन गोल होता है लोगों के गलत बिहेवियर को बदलना, लोगों को सही राह पर लेकर आना, समाज का भला करना, उनकी हेल्थ को बेटर करना, उनसे गंदी आदतें छुड़वाना। मतलब ऐसी मार्केटिंग करना, ऐसी सारी एक्टिविटी जिससे लोगों का नज़रिया बदल रहा है, ठीक है? लोगों का बिहेवियर बदल रहा है, वो अच्छा सोच रहे हैं सोसाइटी के बारे में, उसे ही कहते हैं सोशल मार्केटिंग। अब आप सोच रहे होंगे एग्जाम्पल, देखो आरबीआई का ऐड आता है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है? आपकी सेफ्टी आपके हाथ में, ये वाला ऐड तो आपने देखा ही होता। क्या आरबीआई आपको कोई प्रोडक्ट बेच रही है?
नहीं, वो आपको जागरूक कर रही है कि आपको अपने पैसे का ध्यान खुद रखना है, ठीक है? अब वहीं पर सोचो कोई हेलमेट वाला केस है, रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग हेलमेट नहीं पहनते, तो गवर्नमेंट ने एक ऐड चला दिया, पोस्टर लगा दिए हेलमेट पहनो, हर जगह लिखा है हेलमेट पहनो, ठीक है? वरना ट्रैफिक पुलिस जो है ना वो फाइन लेगी। तो क्या यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है? नहीं, लोगों की आदत को बदला जा रहा है। इस ऐड के थ्रू सोशल मार्केटिंग करी जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, ठीक है? लोग रोड पर कचरा फेंक देते थे, टॉयलेट का यूज़ ही नहीं करते थे, तो अब अमिताभ बच्चन से ऐड करवाया गया था, याद है ना? गाँव-गाँव में पोस्टर लगवाए गए थे, स्कूल के बच्चों से सफाई सिखाई गई थी। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है? नहीं, ये सब किसके एग्जाम्पल है? सोशल मार्केटिंग के, जहाँ पर लोगों की आदतों को सुधारा जा रहा है, ठीक है? अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इसके क्या-क्या फीचर्स होते हैं? तो सबसे पहले ना, ये ना हर मैसेज ना सबके लिए नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है। जैसे कि हैंड वॉश कैंपेन हम चला रहे हैं, तो हैंड वॉश कैंपेन में हमारी जो टारगेट ऑडियंस होने वाली है वो स्कूल के बच्चे होने वाले हैं, ताकि वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, ठीक है? अब हम सीट बेल्ट वाला कैंपेन कोई चला रहे हैं, तो वो ड्राइवर्स के लिए होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी जो टारगेट ऑडियंस होती है ना, हमारा जो मैसेज होता है वो सबके लिए नहीं होता, अलग अलग ऑडियंस के लिए होता है, ठीक है? इसका मेन मकसद क्या होता है कि सोशल वेलफेयर हो, समाज का फ़ायदा हो, समाज का भला हो, ठीक है? ये ना नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट पर ध्यान नहीं दिया जाता, प्रॉफिट कमाने का गोल नहीं है, यहाँ पे सुधार लाने का गोल है, सोसाइटी को इम्प्रूव करने का गोल है। और ये सब चीज़ें किसके द्वारा जाती है? एनजीओ के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट करती है, ऐसे बहुत सारे पोलियो कैंपेन चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले चीज़ें चलाती है, जिससे हमारी सोसाइटी का भला हो, ठीक है? अब बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इससे पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आती है चीज़ों को लेकर, उनका जो गलत बिहेवियर है वो बदलता है, ठीक है? पब्लिक अवेयर हो पाती है कि हमें हमारे आसपास सफाई रखनी है, हेलमेट पहनना है, ठीक है? हमें अपने पैसों की सुरक्षा करनी है। जितनी भी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम हो पाती हैं, ठीक है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट हो पाती है और लोगों की हेल्थ भी सुधर पाती है। यहीं वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे आपकी इस नोटिफिकेशन से, और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट।